बच्चा ठीक है। तो मिनिमम जो जिसको बोलते हैं कि जो जहां से अच्छाई की शुरुआत होती है वो होते हैं 28 पॉइंट्स। 28 पॉइंट्स अगर आपके किसी राशि को मिले हैं और वो राशि जिस घर में बैठी है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस को 28 पॉइंट्स मिले, मतलब वो हाउस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा। उसके ऊपर इट कैन गो टू 33, 34, इवन 35 पॉइंट्स भी मिलते हैं, 36 भी मिल जाते हैं। तो वो मतलब हाई लेवल के पॉइंट्स हो जाते हैं। 28 से नीचे 24 पॉइंट तक हम ये बोलते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट उस हाउस का नहीं आएगा। और 24 के नीचे तो मतलब पूरी लाइफ आप उस हाउस में स्ट्रगल करोगे। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें जाके आप षोडश वर्गा या अष्टक वर्गा खोलोगे ना, तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा अभी पराशरी में ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सपोज आपके पास कोई आता है और उसके 7th हाउस में आपको 34 पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो आपको कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्या करूँ मैं? तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना बेटा एक काम करो, आप शादी कर लो। क्योंकि 7th हाउस में उसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए। इसका मतलब द मोमेंट ही विल गेट मैरिड, उसकी लाइफ में इमेंस चेंज आएगा जो कि वो सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह की मतलब अ, खटाखट खटाखट प्रोडिक्शन जो है ना, वो हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोलता है कि मैं जॉब करने की सोच रहा हूँ, विच डायरेक्शन इज गुड फॉर मी, ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, नॉर्थ जाऊं, साउथ जाऊं। तो जितनी भी हमारी चर राशि होती है 1, 5, 9, सॉरी जो ये मतलब अग्नि वाली राशियां होती है 1, 5, 9, ये दे ऑल डिनोट ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये देखना है कि आपको ना सारी राशियों का टोटल करना है, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। तो जैसे 1, 5, 9 ईस्ट, उसके बाद 2, 6, 10 ये आपकी साउथ हो गई, फिर 3, 7, 11 ये आपकी ईस्ट हो गई, सॉरी वेस्ट हो गई, और 4, 8, 12 ये आपकी नॉर्थ हो गई। तो आपको क्या करना है, राशियों का टोटल करना है, और जिन राशियों के समूह का टोटल ज्यादा आता है ना, आप उसको आंख मीच के बोल दो आप ये डायरेक्शन फॉलो करो। मिल गया? थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना, थोड़ा पानी दे देना। तो उन राशियों का टोटल करके, टोटल कैसे करना है मैं बता दूंगा। ये मतलब मैं आज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर गए देहरादून तो सर ने क्या पढ़ा होगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो बड़ी श्योर शॉट की मतलब कोई बच्चा मान लो यूरोप जाने की सोच रहा है, तो यूरोप वेस्ट में है, तो उसके अगर वेस्ट में अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप बता सकते हो। फिर मुहूर्त भी हम अष्टक वर्ग से निकाल लेते हैं कि आपको किस डायरेक्शन से आपको, जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि पहले जमाने में क्या होता था कि राजा या तो अटैक करता था या राजा के ऊपर अटैक होता था, राइट? तो वो अपने राजपुरोहित के पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि मतलब युद्ध कब करना है। तो राजपुरोहित अष्टक वर्ग को देख के ये बताते थे कि ठीक है, इस फलाने फलाने समय पे हमें युद्ध करना है, लेकिन युद्ध हमें ईस्ट डायरेक्शन से करना है। तो राजा अपनी फोर्सेस को ऐसे घुमाता था कि जब वो दुश्मन पे अटैक करे तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट हो या वेस्ट हो, जो भी मतलब उसके लिए फ्रूटफुल डायरेक्शन होती थी। तो पंडितों ने बहुत लड़ाइयां हरवाई हैं राजाओं को गलत प्रिडिक्शन देके। तो बाद में राजा लोग बहुत नाराज भी होते थे। तो अष्टक वर्ग इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब मैं बताता हूँ आपको वर्षफल के बारे में, जिसको बहुत लोग ताची बोलते हैं। और वर्षफल, जैसे हमारी विंशोत्तरी दशा होती है ना 120 साल की, वैसे हम एक साल में हमारी ईयरली दशा होती है, उसमें ऐसे चलता है केतु शुक्र चंद्र, मतलब शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु केतु, इस तरह से चलता है वो। और 12 महीने को ना, जैसे विंशोत्तरी दशा में 120 साल को डिवाइड किया जाता है, वैसे हम ईयरली चार्ट में 12 महीने को डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें हम देखते हैं सैटर्न की दशा है, शुक्र की दशा है, और वो हम ईयरली चार्ट बनता है। अब ईयरली चार्ट कैसे बनता है, जैसे चारू जी का जन्म जब भी हुआ तो उस समय सन और मून का एक लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होगा। सन एक लॉन्गिट्यूड पे होगा, मतलब एक डिग्री पे होगा, और मून एक डिग्री पे होगा। तो सपोजिंगली चारू जी का बर्थडे कब आता है? चारू जी आपका बर्थडे 23 अगस्त 1978। अच्छा आप भी हो? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है,
बर्थडेज में। ओके, तो 23 अगस्त को चारू जी का चार्ट फिर से प्रिपेयर करेंगे। मान लो 23 अगस्त 2022 को उनका चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उस समय की डिग्री लेंगे जब सन और मून की डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उनकी बर्थ टाइम पे थी। और वो जब हम चार्ट ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली उस साल का आपका ईयरली चार्ट ड्रॉ हो जाएगा और फिर उसमें हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखेंगे और हम आपकी ईयरली दशा देखेंगे और उसके बेस पे हम किसी का पूरा साल प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस साल आपका ये महीना आपका बड़ा रोमांटिक रहेगा, इस महीने में आपका लोन रहेगा, इस महीने में आपका हेल्थ इशू रहेगा। और उसमें क्या देखना है आपको, उसमें हमेशा लग्न की इंपॉर्टेंस देखनी है कि लग्न कैसा आ रहा है। वार्षिक फल में अगर लग्न खराब आ रहा है ना, तो ये वर्ष आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली प्रिडिक्शन जो हम वर्षफल से देते हैं वो हम इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में देते हैं। सपोज लग्न का लॉर्ड जाके 8वें में बैठ गया वर्षफल के चार्ट में, तो ये बोल सकते हैं कि ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना। मान लो 5th का लॉर्ड 8वें में बैठ गया या 5th का लॉर्ड 12th में बैठ गया, मतलब इस साल 5th क्या है हमारा बच्चा, 12th क्या है खर्चा। इस साल आप बच्चे के ऊपर खर्च करो या बच्चा आपसे दूर जाएगा या बच्चे और आपके बीच में मनमुटाव होगा। उसी तरीके से इस साल आपने देखा कि 7th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है या 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि ये साल थोड़ा ना आपकी और आपकी वाइफ के बीच में थोड़ा सा उतना वार्म रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो ये वर्षफल होता है और ये अमेजिंग टेक्निक है। आगे माँ की कृपा रही और मैं इसको अच्छे से समझ गया और ये मेरा एम है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं आपको अष्टक वर्ग और वर्षफल नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपको सिखाने से मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें मैं सिखा के छोड़ूंगा आप लोग को। और इसके बाद आप लोग जो प्रिडिक्शन देना शुरू करोगे ना, मतलब आदमी को क्या चाहिए, मैं आया आपके पास, मेरा 1 साल बता दो कैसा रहेगा, बस ठीक है, ये 1 साल में बताने की ताकत मुझ में आ जाए। कल्पना जी कुछ कह रही है? नहीं सर, इसमें कोई मुंथा लग्न, कोई लग्न भी होता है क्या? जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हुए नाम भूल रही हूँ क्या? दो चीजें होती है, मुंठा और गुलिका। हाँ। ये दोनों की भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां मुंठा बैठेगा उस पर्टिकुलर हाउस में आपको मतलब अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, बुरे रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो गुलिका और मुंठा, इनको हम उपग्रह बोलते हैं। जैसे साइंस में क्या है ना, अर्थ का उपग्रह सैटेलाइट है मून, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी मुंठा और गुलिका ये उपग्रह माने जाते हैं। तो इनको देख के हम वर्षफल में बहुत काम लेते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। और हमने क्या सीखा था, हाँ, और बाकी उन्होंने डिविजनल चार्ट के ऊपर काफी काम कराया था। तो एक्चुअली देहरादून से आने के बाद ना मैं इतना बिजी रहा हूँ, मतलब इन माय ऑफिस या इधर उधर, कि मेरे को बिल्कुल उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। बट मैंने सोचा है कि जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसके बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक क्लास में अष्टक वर्ग जरूर टच करूंगा, बिकॉज अष्टक वर्ग इतना सिंपल है ना, ऑन द सरफेस ऑफ इट तो आप कुछ ना कुछ तो अष्टक वर्ग को देख के आप बता ही सकते हो कि कुछ नहीं तो आप किसकी दशा अच्छी जाएगी वो भी बता सकते हो कि चलो किस। हाँ चारू जी, बस एक सैंपल दिखा देना आज प्लीज, अष्टक वर्ग का कैसे होता है। ठीक है जी, थैंक यू। अभी दिखा देते हैं सैंपल आपको। तो एक बार गायत्री मिक्स कर लेते। हाँ जी कल्पना जी, पे आ जाता है, कंप्यूटर पे आ जाता है अक्षर, क्योंकि तो हाँ। अगर आप अष्टक वर्ग सोचो कि खुद से कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपको 20 साल तो सिर्फ कैलकुलेशन सीखने में लग जाएगा कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को कितने बिंदु है। रेखा, साउथ इंडिया में इसको रेखा बोलते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं। नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में हम इसको बिंदु बोलते हैं और इसको सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। फिर भिन्नाष्टक वर्ग होता है, मतलब हर प्लैनेट एक दूसरे को नंबर देता है, उसके बेस पे एक टोटल नंबर आता है। जैसे आप ऐसे समझो ना कौन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से जो लोग है ना, बाइनरी लैंग्वेज होती है ना हमारी 0101, मतलब कंप्यूटर में आप जो भी लिखते हो ना वो अल्टीमेटली 0101 के कोड में जाता है। तो ये लैंग्वेज हमारे ऋषि मुनियों को बहुत साल पहले पता थी। भैया 0101 इज बेसिकली कोड फॉर अष्टक वर्ग। उन्होंने हर चीज को डॉट्स और वन में, रेखा और बिंदु, रेखा 01 क्या है, 0 बिंदु है और 1 रेखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज को मतलब उस बाइनरी लेवल तक तोड़ दिया। तो अब हमें क्या है, जैसे मान लो सैटर्न है, सैटर्न आपने लग्न में देखा,
तुला राशि में सैटर्न बैठा है, क्या बोलोगे आप कि सैटर्न उच्च का है, मतलब सैटर्न पावरफुल, ठीक है। सैटर्न मेलेफिक प्लैनेट है, 3, 6, 11 में से कहीं बैठ गया, मान लो 6th हाउस में सैटर्न बैठ गया, क्या प्रेडिक्शन दोगे कि यार इस आदमी का खराब प्लैनेट छठे घर में बैठा है, मतलब ये अपने दुश्मनों का नाश करेगा, कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा है और उच्च का भी है। फिर हमने सैटर्न को कहाँ चेक किया, चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली में भी हमें सैटर्न केंद्र में बैठा हुआ दिख गया या अच्छी जगह प्लेसमेंट पे दिख गया। हमने बोला भाई चलो चंद्र कुंडली में भी सैटर्न बहुत बढ़िया हो गया। फिर हम आएंगे नवमांशा पे। नवमांशा में भी हमें सैटर्न बहुत अच्छी कंडीशन में दिख गया। तो तीनों लेवल पे, D1 पे, चंद्र कुंडली पे और D9 पे, तीनों जगह हमें सैटर्न स्ट्रांग मिल गया। फाइनल चेक हम करते हैं अष्टक वर्ग में। अगर अष्टक वर्ग के सर्वाष्टक वर्ग में सैटर्न को अच्छे पॉइंट्स मिले ना, आप ठोक के बोल दो कि सर आपकी सैटर्न की दशा ना बहुत शानदार जाने वाली है। बिल्कुल ऐसे हाथ मार के बोलो, कागज पे लिख के दे दिया करो कि सर मैं चारू राठी या मैं खुशबू जैन आपको लिख के देती हूँ कि ये दशा, ये जो सैटर्न की कितनी 19 साल, वाह क्या गुरु क्या चेला, किसी को याद नहीं आ रहा। Anyways, मेरे ख्याल से शायद 19 साल होती है सैटर्न, आई डोंट, या बुध की 19 साल, सैटर्न आई डोंट नो हाउ मच। शुक्र इस 20 साल, 18, वेरी गुड मिलन जी, 18 साल। तो आप लिख के दे दो कि ये 18 साल मतलब आप फुल ऐश करोगे, बिकॉज हर हर जगह सैटर्न जो है वो बहुत अमेजिंगली प्लेस्ड है। लेकिन फाइनल जो स्टैंप लगाता है ना वो अष्टक वर्ग लगाता है। कई बार लोग बोलते हैं बहुत अच्छी दशा जाएगी, अष्टक वर्ग में उसको 22 पॉइंट्स मिले हुए, वो दशा आपकी पिटेगी पिटेगी, 100% पिटेगी। तो ये ब्यूटी है अष्टक वर्ग की। बस एक बार गायत्री मंत्र करके मैं आपको अष्टक वर्ग दिखा देता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए जी, मैं आपको एक बार अष्टक वर्ग के दर्शन करा देता हूँ। किसका चार्ट खोलें? जो पहले बोलेगा उसका खुल जाएगा। कोई नहीं बोल रहा। किसी का भी खोल दो, मेरा खोल दो। इतना अच्छा बैच है, मतलब मेरा मत खोलो, बाकी किसी बोलो बोलो, किसी एक का बोलो, किसको खुलवाना, जल्दी बोलो। बोल दीजिए मैं सबका खोल दो एक एक करके। मुझे भी जानना है। खुशबू का खोलते पहले। खुशबू का इसलिए खोल रहे हैं कि खुशबू ने कल बहुत अच्छा दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल पोएम खुशबू ने डाला कल, एंड इट वाज, मैं तो हिल गया यार कि ये बच्ची ऐसे कैसे सोच लेती है, एंड दैट इज ऑल ट्रू। मतलब रोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पुरुषों के लिए। बहुत से लोग रोना पसंद नहीं करते, बट रोना अच्छी चीज है, रोना चाहिए। साइन कर दो। दिख रहा चार्ट सबको, खुशबू का चार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। फोन कर रही है। नीचे अष्टक वर्ग।
ये दिख रहा है चार्ट सबको? हाँ दिख रहा है बर्थ चार्ट? देखो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 26, 16, 29, 34, 40, 32, ये छोटे छोटे वाले नंबर। yes 40 9th हाउस में 9th हाउस के बाहर 40 लिखा है गाइस, है ना? हाँ 9th हाउस 40 है, 10th हाउस 34 है, 11th हाउस 29 है, 12th हाउस में 16 पॉइंट्स है, ठीक है ना? तो पहली चीज क्या अच्छी बात क्या है कि जो ये 6, 8, 12 होते हैं ना, इसके पॉइंट्स कम होने चाहिए। जैसे खुशबू का 12th हाउस में 16 पॉइंट है, अच्छा है, मतलब बीमार पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन रिकवर कर जाएगी। क्योंकि खराब अगर 6, 8, 12 में ज्यादा पॉइंट है ना, अब जैसे खुशबू के 10th हाउस में 34 पॉइंट्स है, अब खुशबू हैज टू यूटिलाइज हर 10th हाउस। 10th हाउस उसके प्रोफेशन का है, तो ऑलरेडी मतलब भगवान की तरफ से। अब देखो एक सिंपल, खुशबू के 10th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? 34। 34 एक मिनट रुको, मैं आई थिंक फर्स्ट पेज पे ही मैंने डाला हुआ है। सर वहाँ पे टोटल बिंदु देखना है ना, बिकॉज कोई कोई सॉफ्टवेयर में टोटल बिंदु टोटल रेखा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बता देता हूँ, अपन अपने वाले सॉफ्टवेयर से भी दिखा देंगे किसी दिन, टाइम होगा ना। आज तो मैं वैसे ही थोड़ा सा एस्ट्रो ऑफिस में भी कहाँ चेक करना है एक बार, खाली मुंह से बता देना तो चेक करेंगे एक बार। बहुत कितनी सारी चीज है। अरे प्राचरा लाइट में ना सर पराशर लाइट को भी पूरा ऑपरेट करना नहीं आता। नहीं आता, इतना कुछ है इसके अंदर। उसमें बहुत कुछ है, उससे बहुत कुछ है। उसमें ऐसा सर ड्रॉप डाउन नहीं है कि सिलेक्ट करो जैसा अपना एस्ट्रो ऑफिस में है? ओके, जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो अष्टक वर्ग, ड्रॉप डाउन अष्टक वर्ग सिलेक्ट करोगे तो वो दिखेगा डायरेक्टली स्क्रीन पे। इसकी यूटिलिटीज में जाके देखें। टूल्स में देखें। मैंने उसमें अपने वाले में देखा नहीं, मतलब एस्ट्रो ऑफिस में मैं थोड़ा ज्यादा यही यूज करता हूँ। नहीं इसमें रहेगा सर, ऑप्शन रहेगा डायरेक्टली उधर, सब आपको एक साथ दिखाएंगे पेजेस, आपको चाहिए जो वो पेज सिलेक्ट करने का ऐसा कुछ रहेगा। मेन पेज आप अपना बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं पराशर लाइट में। देखिए वो कैसे कर सकते हैं ये नहीं आता। ये मैंने कर दी, ये खुशबू का अष्टक, ये जो आप ऊपर वाले पॉइंट्स है ना सर, वो 29, 34, 40, 23, 28। ये राशि को नंबर मिलते हैं। जैसे अब 10th राशि को 16 नंबर मिले, तो 10th राशि कहाँ बैठी है? 12th हाउस में। ये खुशबू का अष्टक वर्ग है, ठीक है ना? अब खुशबू का देखो, सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, 7th हाउस में पॉइंट्स देखो कितने हैं? 23। अब आस्क हर अबाउट हर रिलेशनशिप स्टेटस, कितना कॉम्प्लिकेट रहता होगा, बनता ही नहीं होगा, कोई पसंद ही नहीं आता होगा, या है खुशबू ऐसा? शादी होने में इतना तामझाम लगेगा कि लड़का पसंद करेगा खुशबू को तो खुशबू लड़के को पसंद नहीं करेगी, फिर जिस लड़के को खुशबू पसंद करेगी उस लड़के को माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। ये देखो सबसे कम पॉइंट खुशबू को 7th हाउस में मिले हुए हैं शायद। सर 12th में है ना 16 पॉइंट। 12th में 16 पॉइंट, बहुत बढ़िया। 12th के बाद जो काम का हाउस है 7th हाउस में देखो 23 पॉइंट्स मिले हुए। तो ये अष्टक वर्ग को देख के हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में खुशबू को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, बिकॉज जरा से भी खुशबू मतलब टफ बनेगी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो खुशबू के चार्ट में सबसे शानदार चीज क्या है, 9th हाउस के पॉइंट्स देखो, 40 पॉइंट्स देखो भाग्य के 40 पॉइंट, वो भी अगर राशि को पॉइंट्स मिलते हैं तो ये तो रिश्तों की राशि है, वैसे तुला राशि। को ये बात बहुत बार बोल चुका हूं कि तुम स्पिरिचुअल नहीं हो इसीलिए परेशान हो। अब आप देखो इसका चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है कि बेटा आप 9th हाउस में 40 पॉइंट लेके बैठे हो, क्या करना है आपको? आपको बस स्पिरिचुअलिटी शुरू कर देंगे विदाउट क्वेश्चनिंग इट, योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्रीज।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका चार्ट बोल रहा है खुशबू। मैं लिख के दे सकता हूँ। आई नेवर सॉ योर अष्टक वर्क बिफोर दिस, बट टुडे आफ्टर लुकिंग एट योर अष्टक वर्क मैं बोल रहा हूँ, स्टार्ट डूइंग 9th हाउस एक्टिविटीज, start going to temples, start making a spiritual guru, start doing some spiritual practices, your life will change within 6 months. ये मेरी गारंटी है खुशबू आपको। पहले तो मैं ऐसी हंसी मजाक में बोलता था कि ये पूजा पाठ नहीं करती है, भगवान को नहीं मानती, बट देखो आपका चार्ट क्या कह रहा है कि बेटा आप 9th हाउस की एक्टिविटीज करो, आप पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। और 40 पॉइंट्स अष्टक वर्ग में दिखते नहीं है लोगों को। दिस इज ब्यूटिफुल एंड योर फादर must be a great man. Yeah, your relationship with your father amazing. और आपका भाग्य देखो, मतलब एंड एक चीज है खुशबू, डोंट वरी, मतलब आप लिख के ले लो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा ना, यू हैव अ एस्केप रूट बिकॉज योर 9th हाउस इज अमेजिंग। आप बाहर निकल जाओगे, जेल जाते जाते आपकी बेल हो जाएगी, गोली लगते लगते वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, अर्थक्वेक आएगा, आपको पता लग जाएगा, आप घर से बाहर निकल जाओगे, बाकी घर गिर जाएंगे, आप लोग बच जाओगे। ये पावर है अष्टक वर्क की। अब But actually this is happening जब से स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा कनेक्ट होते जा रही हूँ, आई एम गेटिंग सेव्ड फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स। होगा ना, क्वेश्चनिंग नहीं करना, मतलब आपका एटलीस्ट देखो, व्हाई आर वी स्टडीइंग एस्ट्रोलॉजी? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि अपने को अपने प्लैनेट्स और अपने डेस्टिनी के साथ अलाइन होने का है। अब मेरा 9th हाउस बोलता है कि यार मेरे को स्पिरिचुअल होना चाहिए, और मैं किसी चीज से नहीं लड़ रहा, बस स्पिरिचुअलिटी से लड़े जा रहा हूँ। तो बस यही खुशबू, चेंज करो आज से, ढोंग करो, नाटक करो, बट बिकम स्पिरिचुअल, डजंट मैटर। देखो 2 चीजें मैं बताता हूँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्पिरिट एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉर्म, ठीक है ना? स्पिरिट और फॉर्म का मतलब समझाता हूँ। मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दिन में उसको एक बार भी आई लव यू ना बोलूं, या मैं उससे बात ना करूं, या उसको अपनी फीलिंग्स ना बताऊं, स्पिरिट जो मेरे अंदर है ना, उससे तो मैं बहुत प्यार कर रहा हूं, बट मेरा जो फॉर्म है, जो आकार है, उससे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूं, ना कभी आई लव यू बोलता हूं, ना कभी फ्लावर देता हूं, ना कभी सर के यहाँ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना? हाँ, आई थिंक स्पिरिट से आप प्यार करते हो, फॉर्म से उस प्यार को दिखाते हो। तो अब खुशबू का स्पिरिचुअली शी इज वेरी हाई बिकॉज 40 मार्क्स मिले अंदर से, वो स्पिरिचुअल, लेकिन फॉर्म नहीं, उसका फॉर्म नहीं है, वो दिखाती नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल। तो क्या करना है, स्पिरिट और फॉर्म दोनों को एक एक कर दो, देखो अच्छा रिजल्ट आएगा। यू वोंट बिलीव नितिन जी एग्जैक्टली सेम चीज मेरे गुरु मुझे बोल चुके हैं भाव एंड द्रव्य का, कि भाव में तो है, द्रव्य में भी लाना जरूरी है। बिल्कुल, आप किसी से प्यार करते हो, उसको दिखाओ तो सही कि हाँ मैं इतना प्यार करता हूँ। ये तो क्या मतलब है, वो बैठ के सोचती रहे, तुम बैठ के सोचते रहो हाँ यार प्यार बहुत है, मतलब दिल से तो बहुत प्यार है। बट आई ऑलवेज हैव अ डाउट कि जैसे स्पिरिचुअलिज्म 9th हाउस से कर रहे, तो जो एस्ट्रोलॉजी है अपन पढ़ रहे हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल फील्ड ही है ना, सो वी तभी आर हैविंग तो इट, बिल्कुल, क्यों आए चेंज हो? हो रहा है ना। हाँ हाँ, you can become a great astrologer after looking at your chart, I'm telling you, great astrologer। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अच्छी करनी है ना, तो इष्ट देव का साधना बहुत जरूरी है। जैसे मैं माँ को मानता हूँ, कुछ भी हो तो अरे माँ चाहेंगी, माँ चाहिए, ये क्या है, मेरा एक वो है, मतलब कि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी एक इष्ट हो गई कि ठीक है, मैंने पहली एस्ट्रोलॉजी की किताब उनके चरणों में चढ़ाई, पहली कुंडली का पैसा उनके चरणों में चढ़ाया, मतलब जो होता है ना मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, माँ को चढ़ा देता हूँ। इसी तरह आपकी लाइफ में भी एक होनी चाहिए, कृष्ण भगवान हो, शनि देव हो, विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, इष्ट बनाना। 9th हाउस मतलब इष्ट। कुछ नहीं समझ में किसकी पूजा करें, तो 9th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है आपका? शुक्र है। शुक्र क्या है? लक्ष्मी की पूजा करो आप, बहुत अच्छा है आपके लिए, मतलब नेचुरल गॉडेस इज योर लक्ष्मी, बिकॉज 9th हाउस में जो बैठा है। सिमिलरली 5th हाउस भी आपका इष्ट को बताता है। 5th हाउस में आपके मरकरी, आप विष्णु की पूजा करो। अब विष्णु लक्ष्मी देखो ना कितना अच्छा योग है हमारे। आप विष्णु को पकड़ो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी को पकड़ो विष्णु आएगी। Okay. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि किसको पकड़ो, लक्ष्मी को पकड़ो या विष्णु को पकड़ो, ठीक है ना? अब होता क्या है कि जब आप विष्णु को पकड़ते हो ना, तो लक्ष्मी जी आती है क्योंकि पत्नी है। लेकिन जब लक्ष्मी जी को पकड़ते हो ना, तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। क्या है? जो लोग खाली लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं ना, उनके दिमाग उल्लू जैसे हो जाते हैं, वो उस पैसे का बहुत मिसयूज करने लग जाते हैं।
इसीलिए बेटर क्या है, चूज विष्णु जी। विष्णु जी जब आएंगे ना तो लक्ष्मी भी आएगी और साथ में बुद्धि भी आएगी, धी शक्ति आएगी कि मुझे इस पैसों का इस्तेमाल क्या कहाँ करना है। तो खाली लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे, उल्लू आएगा, उल्लू की तरह बिहेव, नशे पे, दारू पे, शराब पे, उल्टी सीधी चीजों पे पैसे खर्च करोगे। बट विष्णु जी को साथ दोगे तो विष्णु जी पैसा भी देंगे क्योंकि लक्ष्मी तो साथ में आएंगी, और उस पैसे का क्या इस्तेमाल करना है वो बुद्धि भी देंगे। ठीक है जी, अगला चार्ट किसका? बोलो बोलो बोलो। मेरा खोल दो। चलो जी, राहुल सर की क्लास में तो लड़ाई होती है कि मेरा चार्ट खोलो, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती है। चलो गुड, प्रेम में विश्वास रखते हैं। सबका खुलेगा। अष्टवर्ग स्कोर्स लो जी। चारू के 11th हाउस में देखो कितने मार्क्स हैं, 41 मार्क्स। गेन्स ही गेन्स। अब इसका क्या मतलब है? गेन थ्रू सोशल सर्कल। हाँ, चारू जी को लाइफ में whenever she will try to be alone in life, whenever she मतलब कुछ ऐसा करेंगी जो वो अकेले करना चाहती, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। चारू हैज टू बी एसोसिएटेड विद पीपल, दैट इज। एंड सेकेंडली गेन्स और 11th हाउस में जब बहुत पॉइंट होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे खराब हाउस पराशर ऋषि ने माना है ना, त्रिशडाय में 3, 6, 11, छठे से भी छठा हाउस है ना, तो चारू को कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। चारू आप जब भी लालची बनोगे ना, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नेवर बी ग्रीडी, बिकॉज आपको 11th हाउस में बहुत पॉइंट्स मिले, ऑलरेडी आपको गेन्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ग्रीडी हुए ना, तो यही 11th हाउस आपको बहुत बुरी तरह पटक देगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 11th हाउस बहुत डेंजरस हाउस होता है। पराशर ऋषि ने बहुत बोला है कि भैया 6, 8, 12 भी, आजकल मैं आपसे पूछूं ना कि खराब हाउसेस क्या है, तो 6, 8, 12 मत बोलना। खराब हाउसेस त्रिशडाय हाउसेस होते हैं, 3, 6, 11, और 11 में इतने पॉइंट्स, मतलब ऐसे व्यक्ति कभी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जब जब ग्रीड वश कुछ भी आप करोगे ना कि मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, आप देखना उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी, या उस व्यक्ति से प्रॉब्लम होगी, या उस सिचुएशन से प्रॉब्लम होगी। जब आप देने का सोचोगे ना कि ठीक है यार मैं कुछ मतलब लोगों में बांटू, तब आपको बहुत गेन्स होंगे, बिकॉज 11th हाउस इज योर सोशल सर्कल। So whenever you become selfish, you will create losses for yourself. Whenever you are like distributing mode, you'll always be gaining. That is how 11th house works. And Charlie, don't worry, मतलब मस्त है। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, ध्यान देना आप। 10th हाउस में कितने मार्क्स हैं? 31, 31 और 11th में कितने मार्क्स हैं? 41. क्या मतलब इसका? काम कम औलाद ज्यादा। मेहनत करती है 31 मार्क्स का, और रिकग्निशन मिलता है 41 मार्क्स का, लाभ मिलता है 41 का। इसका ये भी मतलब है कि चारू जी ने जब नया नया सीखना शुरू किया था ना, तभी से चारू ने कंसल्टेशन शुरू कर दी। तो पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है, अरे बाप ये तो बहुत खतरनाक एस्ट्रोलॉजर, इसने तो ये बता दिया वो बता दिया। कैसे होता है? चारू उस चार्ट पे काम करती है, वो चारू उस चार्ट के बारे में लोगों से बात करती है, एंड देन फाइनली व्हेन शी डज द कंसल्टेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसल्टेशन। ये चार्ट है चारू जी का। कम मेहनत में मलाई ज्यादा मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली मेहनत करती है, बट मेहनत करती हूँ। बहुत लोग घूम रहे हैं लेकिन वो कंसल्टेशन नहीं कर पाते, समझ ही नहीं आता, चार्ट कुछ बोलता ही नहीं है। चारू जी अब आप मेरा बहुत दिमाग खाते हो, इसलिए मुझे कुछ पैसे दिया करो आपसे। ओके, चारू जी का खराब हाउस कौन सा है? देखो 7th हाउस, सेकंड हाउस देखो। ओ 18, पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से बांटू? पैसे है नहीं, आपको दिक्कत कहाँ से आएगी? वो पैसों से आएगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, बहुत पैसे भी होंगे लेकिन फिर भी पैसों से दिक्कत होगी। या जैसे कुटुंब है सेकंड हाउस, कुटुंब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकंड हाउस एक्चुअली ये वो वाले पैसे जो आप अपने ऊपर यूज नहीं कर पाते एक्चुअली। हाँ, सिर्फ सेकंड हाउस सिर्फ पैसे नहीं, आपका कुटुंब भी है ना। आप देखो ना सेकंड हाउस में जो जो चीजें आती हैं, हर उस चीज से आपको मारक है सेकंड हाउस। आपको
कभी नॉर्मली मतलब चलो ठीक है, उस पे नहीं जाते हैं, मारक का क्या मतलब है वो छोड़ दो, बट सेकंड हाउस से रिलेटेड कभी कभी, और सेकंड हाउस में देखो ना कितना चमत्कारी वो बना पड़ा है, सन सैटर्न दोनों बैठे हुए हैं, देखो क्या हाल है सेकंड हाउस का। मारक और बादल एक ही जगह। सेकंड हाउस में इतनी तगड़ी दुश्मनी चल रही है, सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो पैसे को लेके ये कुछ करना चाहती हैं, पैसे को लेके दूसरा कोई कुछ और करना चाहता है, आई डोंट नो, और कुटुंब में भी कंफ्यूजन, तो काफी चीजें हैं, और इनको कहाँ कम मिले हुए हैं, 7th house है फिर। 7th हाउस में 20 मार्क्स। चलो नेक्स्ट स्टार्ट, नो कमेंट्स अबाउट 7th हाउस। इसमें जैसे इनके 11th हाउस के बाद देखा जाए तो 12th हाउस में सबसे ज्यादा है 35, तो वो हाँ। इसको यूज कर लिया है फॉरेन जाके, इसके लिए बिल्कुल, 12th house परेशानी जितना ज्यादा ये फॉरेन में रहेंगी उतना इनके लिए अच्छा है, ये जब जब इंडिया आएंगी थोड़ा सा इश्यूज रहेंगे, फॉरेन जाने के बाद इनके इश्यूज अच्छे हो जाएंगे, फॉरेन को अच्छे से यूज किया हुआ इन्होंने, तो या तो ये चैरिटी करते रहे लाइफ लॉन्ग। आज हमारे बीच एक मच्छर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो या ये फॉरेन को इस्तेमाल करें, तो देख रहे हो कितना सिंपली आप अपने चार्ट को स्टडी कर सकते हो, और ऐसे ही एक सर्वाष्टक वर्ग होता है जिसमें कि किसी प्लैनेट को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि ये प्लैनेट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट किसका खोलें, मिलन जी सर का, मेरा देखिए, सर मेरा, कल्पना जी का, वेरी गुड, कल्पना जी ने बोला। सर मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, पता नहीं सर आज मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, कभी मुझे करती सुनाई नहीं नहीं दिया आपका सरनेम क्या है, कल्पना जी? मेरा गौतम। गौतम। कल्पना जी का चार्ट, सर और एक पॉइंट है ना जो राहुल सर हमेशा बोलते हैं कि 11th और 12th, 11th में ज्यादा पॉइंट रहेंगे तो ज्यादा कमाएगा, 12th में कम पॉइंट रहेगा तो खर्चा कम करेगा, खर्चा कम करेगा, बिल्कुल उल्टा रहेगा तो आमदनी कमाएगा। नहीं, खर्चा रुपया वैसे। अच्छा, कल्पना जी का चार्ट बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं है, बहुत कम नंबर भी नहीं है, ठीक है। 6, 8, 12 में 25, 28 और 23। कल्पना जी के 5th हाउस में अच्छे नंबर है 32, और 10th हाउस में भी अच्छे नंबर है। कल्पना जी बच्चे सेटल्ड हैं बढ़िया से, यस सर, बच्चों से कोई दिक्कत नहीं आई आपको कभी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ। थर्टी पॉइंट्स मिले 9th हाउस को, वो भी बहुत अच्छा है। ऑल पॉजिटिव हाउसेस गॉट गुड मार्क्स, लाइक गुड पॉइंट्स। सर का चला गया है क्या? आई थिंक नेटवर्क नहीं आ रहा उनका। मतलब बढ़िया है, सुख सुविधाएं, 11th हाउस भी अच्छा है। अब देखो सर आपका बीच में चला गया था नेटवर्क, तो किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा कल्पना जी, आपके ना 10th हाउस में 32 मार्क्स है और 11th में 31 मार्क्स हैं, तो ये क्या बताता है कि बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी आपको, मतलब ये सेल्फ की बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली की नहीं बात कर रहा हूँ, आपको उतने गेन्स नहीं होते। मतलब जैसे चारू कम पढ़ती है लेकिन कंसल्टेशन करती है तो बहुत अच्छी हो जाती है, आप बहुत पढ़ते होगे लेकिन जब कंसल्टेशन करने जाते होगे तो शायद कुछ समझ में नहीं आता होगा। ये छोटा सा इंडिकेशन है, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज राइट और रॉन्ग। नहीं क्वाइट राइट। हाँ, 9th में भी आपके 30 मार्क्स हैं, मतलब ओवरऑल चार्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, बैलेंस चार्ट है, लाइफ में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 12th हाउस में कम है, 5th हाउस अच्छा है, 5th हाउस अच्छा होना चाहिए बिकॉज 5th हाउस में आपका पुश है, पूर्व पुण्य है, जहां पे मतलब होता है ना कि 100 सीटें हैं और एक ही सीट मिलनी है या कुछ भी, मतलब ऐसा जो लास्ट मोमेंट पे आपको चीजें प्राप्त हो जाती हैं, दैट इज उसके लिए 5th हाउस का अच्छा हो। और 5th हाउस का लॉर्ड आपका 12th में बैठा हुआ है। तो सर बच्चों से तो दूरी है ही है, बिकॉज डॉटर इज इन कैलकाटा एंड सन इज इन दुबई, सो
They have studied also in like boarding schools or what? College was in boarding, school Okay. was in बच्चे 12th में चले गए। पंखे बंद कर दो प्लीज। अच्छा कल्पना जी, एक मैं आपको बस वो बता रहा हूँ, छोटा सा रेमेडी बता रहा हूँ कि आपके बच्चों को ना हमेशा कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए। बहुत करते हैं सर, बच्चों को बच्चे बहुत करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत जरूरी है वो। मेरे से या ज्यादा बच्चे करते हैं। हाँ, जैसे आपकी बिटिया अगर किसी को कुछ पढ़ा सके, मतलब इफ शी donate her education to people for free, one or Okay. two child, she must do। ओके, हाँ, या सर आपका हाँ जी, सर ये क्यों बोला आपने रेमेडी सर? 5th का लॉर्ड है ना 12th। 5th का लॉर्ड उठ के 12th में चला गया। अच्छा ओके 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 गॉट इट। तो अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि नहीं बच्चों को हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, गलत नहीं है, बच्चों को हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन वो ठीक कैसे हो रहे हैं? जैसे कल्पना जी ने बताया कि मेरे बच्चे बहुत चैरिटी करते हैं। डॉटर तो मतलब कितने लोगों की फैक्ट्री में एम्प्लॉयज की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए पे करती है पूरा साल का। हाँ, तो बहुत शी डज अ लॉट। और दूसरा क्या है कि मैं कल्पना जी को बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोशिश मत करो कि बच्चे आपके साथ आके रहे, क्योंकि हमारा चार्ट क्या कह रहा है, 5th का लॉर्ड कहाँ बैठ गया 12th में, मतलब डेस्टिनी कह रही है कि बच्चे दूर रहें तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम बच्चों को अपने पास बुला लेंगे तो हमारा 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा, यूज नहीं होगा 12th हाउस का। ओके, जब 12th हाउस एक्टिव होगा तो क्या होगा, बच्चा जब इंडिया में आएगा तबीयत खराब हो जाएगी। She can even help in children who have juvenile diabetes, because Absolutely. even Shukra is connected. कल्पना जी, यू शुड डू समथिंग फॉर लाइक मेडिकल उसके लिए ना, जैसे क्योंकि वीनस 12th में, वीनस क्या होता है, वीनस के पास मृत संजीवनी है। वीनस कैन क्योर एनी डिजीजेस, तो आप हीलिंग लाइन में जाओगे ना, बहुत अच्छा आपके लिए। किस लाइन में सर? हीलिंग, चक्रा हीलिंग, या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ये सब सीख के, या टैरो कार्ड रीडिंग, या और क्या वो कलर थेरेपी करते हैं, रेकी करते हैं। आपका शुक्र 12th में, मतलब अगर आप किसी के सर पे हाथ रख दोगे ना, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और ये सीक्रेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये ईश्वर ने आपको ऐसे बना के भेजा। 12th हाउस का शुक्र इज ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल शुक्र। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं। हाउस में भी ऐसा? हाँ, अपने घर में बैठा है, मतलब आपको सोचने, लग्जरीज के बारे में तो सोचना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने फिर चले गए सर। जब वो छोटी सी डायरी में आप अपने खर्चे लिखोगे ना, आप प्रॉब्लम में आओगे। मत सोचो खर्चों के बारे में, स्पेंड। द मोर यू स्पेंड, द मोर यूल गेन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। स्वराशि का होके शुक्र 12वें में बैठा है, कर लो बात। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में उच्च का होता है। And this is so true. मेरा भी शुक्र 12th में, मैंने जब से खर्चे के बारे में सोचना बंद किया है, सोचो, and just started spending, so things have started going good. Absolutely. जितना खर्चा करोगे ना, मतलब कल्पना जी, खुशबू जी, मेरी छोटी बेटी के भी 12th में वीनस है। वो मतलब उसका अलग ही हिसाब किताब है, समझ में ही आता है उसको देख के। तो वीनस एंड 12th ये बहुत लकी लोगों को मिलता है, और ऐसे लोगों के आसपास हमेशा खूबसूरती रहेगी। हस्बैंड सुंदर मिलेगा, बच्चे सुंदर पैदा होते हैं, सुंदर घर मिलता है, गाड़ी सुंदर मिलती है, खुद भी बहुत सुंदर होता है। वीनस एंड 12th इज अमेजिंग। कल्पना जी बहुत शानदार। सर ये मतलब 12th में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा मिलेगा, विनस है उधर, इसकी वैसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, खर्चा करें, कुछ करें, कपड़ों पे खर्चा करें, शॉपिंग करें। 12th वीनस 12th में बेटा शॉपिंग करो, आपको पैसा आएगा। अच्छा ओके, शॉपिंग करना आपकी रेमेडी है, छोड़ो ना आप इन्वेस्टमेंट। शॉपिंग करना इज रेमेडी। इन्वेस्टमेंट तो फिर मंगल या शनि था, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बोल सकते थे। ये जितना खर्च करेंगी, जितना लोगों पे दान करेंगी, अब इनके यहाँ जो काम वाली बाई आती होगी, छुट्टी उट्टी मारती होगी, कुछ नहीं सोचते, कल्पना ठीक है जाओ सैलरी ले, कभी नहीं सर, वो रेमेडी है उनकी। इसीलिए कल्पना जी मतलब एक अच्छे लेवल पे हैं, या जो भी जैसे भी उनकी लाइफ है, बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबकी। इसमें अपन ने अभी नॉर्मली देखा कि किसमें ज्यादा पॉइंट है, किसमें कम पॉइंट्स है। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन लेके आता है, फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए या मैरिज के लिए, तो अपन प्लैनेट्स के साथ अगर उस हाउस को देखते हैं तो अपन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल उस हाउस में पॉइंट्स कम है, लेकिन 7th हाउस फॉर एग्जांपल मैरिज के लिए अगर देखते हैं, तो फिर उस प्लैनेट का हम लोग भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं, उस प्लैनेट को कितने मार्क्स मिले हुए हैं। देखो, जैसे
एक बैट्समैन है, ठीक है ना, अच्छा बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर है, तो अब मान लो प्लैनेट को भी अच्छे पॉइंट मिल गए और हाउस को भी अच्छे पॉइंट मिल गए, मतलब एक तो वो सचिन तेंदुलकर है, उसको पिच भी ऐसी मिल गई जिसपे वो छक्के मार सकता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाउस बहुत अच्छा है लेकिन प्लैनेट को कम नंबर मिले, मतलब पिच तो बहुत अच्छी है लेकिन बैट्समैन खराब है, तो क्या होगा, रन नहीं बनेंगे, या बैट्समैन बहुत अच्छा है, पिच खराब। सर का नेट का इशू है आज बहुत। आज सर का नेट का issue है। सर आपका बीच बीच में आप स्टैटिक हो जाते हो, मतलब नेट का कुछ इशू है आपके साइड पे कुछ तो। ओके, दोबारा कनेक्ट करूं क्या? नहीं अभी ठीक है सर। नहीं अभी ठीक है, मतलब हम लोग जस्ट इंश्योर करें कोई सेंटेंस मिस ना हो जाए, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हाउस के पॉइंट्स है ना वो क्रिकेट पिच के पॉइंट्स हैं, और जो प्लैनेट के पॉइंट है वो प्लेयर के पॉइंट है। तो प्लेयर को अगर ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं और पिच खराब है तो बैटिंग नहीं होगी, या पिच बहुत अच्छी है बट प्लेयर खराब है तो भी बैटिंग नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि अगर मान लो राहु है या शनि है, शनि को पॉइंट्स बहुत अच्छे मिले हैं पर वो बैठा गलत घर में जहां पे पॉइंट्स कम मिले तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वो धीरे धीरे, मतलब वील गेट इनटू अष्टक वर्ग इज नॉट इजी। अभी रिसेंटली मैंने 8 किताबें खरीदी हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जिसमें 3 किताबें अष्टक वर्ग की, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना अभी। तो अष्टक वर्ग ना आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अष्टक वर्ग में अभी जैसे क्या बताऊं मैं आपको, सर के.एन. राव सर की भी किताब थी अष्टक वर्ग पे। अष्टक वर्ग पे सबसे ज्यादा इंडिया में काम किया CS पटेल ने। CS पटेल, अच्छा। हाँ, ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन मुंबई, और आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ग्रेट एस्ट्रोलॉजर 16 साल ही स्पेंट एज अ भिखारी। ओह, मतलब इतना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आया है उनके ऊपर, एंड उनसे ज्यादा बड़ी रिसर्च अष्टक वर्ग पे किसी ने नहीं करी। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी किताब को लोगों ने रीप्रिंट किया है और उनको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देते थे लोग। मतलब CS पटेल साहब से पढ़ के अपनी किताब लॉन्च कर दी, और उस किताब में कहीं लिखा भी नहीं कि मैं अपने गुरु CS पटेल जी को ये क्रेडिट नहीं। बाद में मतलब ये सुनील जॉन सर जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में हैं, और हमारे भदौरिया जी जो आज अष्टक वर्ग में इंडिया में, मतलब आफ्टर CS पटेल जी, ही इज अ ग्रेट नेम। अष्टक वर्ग में बहुत काम किया उन्होंने, भदौरिया जी ने। तो ये लोग उनके डिसाइपल बने 2002 या 3 में। उसके बाद से थोड़ा सा, लेकिन CS पटेल को डिवाइन एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। मतलब उनका जो मैं क्या बोलूं, उनका जो चीजों को समझने का तरीका है ना, वो ब्यूटीफुल है, दैट इज ब्यूटीफुल। अब जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि राहु की महादशा में सबसे खराब पीरियड कौन सा, किसकी चल रही है राहु की महादशा? मिलिंद जी कल्पना जी की चल रही थी ना? हाँ, मेरी चल रही है सर। ओके, राहु में मंगल। राहु में मंगल आपका लास्ट है, ठीक है। हाँ। अब जैसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मैं एक बार अप्लाई करना चाहता हूँ आपके चार्ट पे। चंद्रमा, आपका चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा है आपका चंद्रमा धनु का है सर, 7th हाउस में। धनु का, तो धनु से अष्टम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर्क राशि। अब आपके नवमांशा में कर्क राशि कहाँ पे है? 7th हाउस में। धनु चंद्रमा से कर्क राशि, मून कहाँ है आपका नवमांशा में? राहु में मून। कल्पना जी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। बताइए सर। 8 जून 2020 से लेकर और 7 दिसंबर 2021, इस पीरियड के इवेंट्स कैसे रहे हैं आपकी लाइफ में? ये जो दशा दिख रही है 8 जून 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2021 तक। सर इवन मतलब ऐसे अगर हेल्थ वाइज देखे तो हेल्थ वाइज आई सफर्ड अ लॉट, बिकॉज मेरा मतलब फॉर नो राइम और रीजन, लाइक वैक्सीन लेने गई तो गलत जगह वैक्सीन लग गया, आई कुड नॉट लिफ्ट अप माई हैंड ओनली, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ईयर प्रॉब्लम आ गई तो आई वाज ऑन स्टेरॉइड्स। हेल्थ वाइज थोड़ा सा खराब रहा, एंड प्लस मॉनेटरी वाइज भी आई गॉट अ
सर चले गए? नहीं, मैं हूँ। अच्छा आप हैं, अच्छा ओके। तो मॉनेटरी वाइज भी आज एक प्रॉपर्टी सेल ऑफ करी जिसपे हमारा बहुत रॉन्ग डिसीजन रहा। द मोमेंट वी सोल्ड आउट दैट प्रॉपर्टी वी डिड नॉट, मतलब इट वाज नॉट नेसेसरी आल्सो, वी डिड नॉट रिक्वायर्ड द फंड्स आल्सो। ऐसे ही बस लगा कि प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, इसको सेल ऑफ कर दो। जैसी सेल ऑफ करी विद इन अ वीक उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे, तो उसमें लॉस में सेल करा, ये हुआ मेरा। दीज टू थिंग्स हैपन। ओके, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। हम्म। अब आप लोग को समझा देता हूँ मैं। क्या होता है कि इसमें एक ट्रांजिट भी लगता है, वो भी मैं आपसे एक बार पूछूंगा। देखो, हमें क्या देखना है लग्न चार्ट में ना, ये स्पेशली राहु की महादशा में होता है। लग्न चार्ट में आपका चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा कहां बैठा है? सेजिटेरियस में, दिख रहा है ना? यस सर। चंद्रमा से अष्टम काउंट करना है, तो चंद्रमा से अष्टम हम कहां आते हैं? कर्क राशि में। हाँ आ गया ना? बिल्कुल। कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा जब राहु की दशा में आएगा ना, इस दशा में आपको मतलब काफी प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर 1 ये है। अब आप अगर बैठ के याद करोगे ना, तो इस पीरियड में आपको और भी चीजें याद आएंगी जो आपको, जिसने आप प्रॉब्लम में डाला होगा, जिसका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। सर अच्छा, मॉनेटरी लॉस तो बहुत मेजर हुआ सर, 1 CR का हुआ। हरे राम, तो देखो ना, ये है, मॉनेटरी लॉस तो 1 CR का हुआ सर। ये CS पटेल का कमाल है। ये देखो आप, देखा मैंने कुछ नहीं करा, मैं भी उनकी किताब पढ़ रहा था, तो ये अचानक से आया, तो मैंने 3-4 चार्ट में लगाया, और मैं बड़े डरते डरते आपके चार्ट में लगाया कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। बट राहु में जब भी चंद्र से अष्टम जो भी राशि आएगी ना, उसके लॉर्ड की अंतरदशा आएगी, वो दशा आपको तोड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है। अब जैसे सैटर्न इस समय ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है? सैटर्न चल रहा है सर एक्वेरियस में। सैटर्न इज इन एक्वेरियस। सैटर्न जो है ना, कर्क राशि, मतलब 4 में कब आया होगा? 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 और 10, 17 साल पहले, 2022, 12। मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूं, फिर वो दूसरा क्या बोलते हैं कि चंद्र से अष्टम जो राशि आती है, मतलब कर्क राशि, उस राशि पे जब सैटर्न का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, ये लगभग हुआ होगा आपकी लाइफ में 2005 से 7 के बीच में। अच्छा, वो पीरियड भी बहुत खराब होता है मनुष्य के ऊपर। अब 2005 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली जोड़ा है, हो सकता है 2005 से 8 का पीरियड हो, मतलब, या हम एक काम करते हैं ना, एक चार्ट बना लेते हैं, 2006 का चार्ट बना लेता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि राशि लॉर्ड को देखना है ना, मतलब चंद्र से अष्टम में राशि लॉर्ड को देखना है। कोई प्लैनेट अगर बैठा हो तो तुम देखो जो प्लैनेट होगा उसकी सर ने बोला चंद्रमा से अष्टम देखो, जो प्लैनेट जो प्लैनेट उस राशि का लॉर्ड है, उसकी आईडी में, उसकी अंतर्दशा में प्रॉब्लम आएगी। दैट्स व्हाट सर सेड ना। नहीं, लेकिन अगर राशि के बदले अगर प्लैनेट बैठा हो तो, या हमें राशि लॉर्ड ही पकड़ना है? आपको राशि लॉर्ड ही देखना है। अच्छा, भले कोई और भी एक दो प्लैनेट तो किसी के प्लैनेट 2-3 भी बैठ सकते हैं, तो आपको ओनली राशि लॉर्ड देखना है। अच्छा, ओके। और फिर सेकंड सर ने बोला उस पे जब सैटर्न का गोचर होगा, सैटर्न का ट्रांजिट होगा, तभी भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो सैटर्न का तो दशा किसी और की, ये तो राहु की दशा में है ना। हाँ, ये तो राहु की दशा में है, वो तो जरूरी नहीं है राहु की दशा में सैटर्न का ट्रांजिट अष्टम में आए, चंद्र से अष्टम में आए। मैं कहता हूँ वो अलग थ्योरी है। मतलब सैटर्न का ट्रांजिट चंद्र के ऊपर से या कर्क के ऊपर से, बेसिकली सैटर्न का ट्रांजिट अष्टम हाउस के लॉर्ड के ऊपर से, जब अष्टम हाउस पे जब होगा, हाँ, तो प्रॉब्लम आएगी।
मीन्स लगन जब चंद्र से अष्टम, मतलब राशि से अष्टम पे जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो आपके केस में कर्क राशि था, तो चलो मिलन जी, आपका भी राहु की दशा चल रही है, चेक करो। अरे मेरी भी चल रही है। मैं खुद अभी टेंशन में हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अब आई सर आवाज। टेंशन वाली आवाज आ रही है आपकी। काउंट करना जरा, आपका क्या रहा है मिलन जी? मेरा C1 का चंद्र है, सो अष्टम राशि गुरु की आती है, मीन राशि, और नेक्स्ट अंतरदशा तो गुरु की वो ही है। आएगा, वो आएगा, अभी तो आएगा 2.5 साल, अभी चिंता मत, तो 2.5 साल हैं। बट कौन से, वो घर का इफेक्ट रहेगा ना, वो घर वाला इफेक्ट रहेगा ना, जो घर में गुरु की मीन रहेगा आपका, वो घर का इफेक्ट रहेगा, राइट? सर उसको नवांशा में भी देखना है क्या सर? नहीं 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 नवांशा में भी देखना है क्या? नहीं नहीं वो राशि नवांशा में कहाँ फॉल कर रही है? एक मिनट मैं बताता हूँ दोबारा से। हाँ, उसको नवमांशा में देखना है। हाँ, उसको नवांशा में देखना है कि वो राशि कहाँ फॉल कर रही है। बिल्कुल। लगन की अष्टम राशि नवांशा में कहाँ फॉल कर रही है, तो उसके कंसर्निंग भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल 7th हाउस के रिजल्ट गड़बड़ आए होंगे। 7th हाउस के रिजल्ट लाइक हेल्थ इश्यूज, हस्बैंड को मतलब मेंटल फिजिकल कुछ ना कुछ सर प्रॉब्लम वो आई। प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम ही तो थी जो प्रॉपर्टी थी। मृत्युंजय जी, आप मानोगे नहीं, मैं इतने टाइम से, वो एक टाइम पीरियड है राहु का, उसका रीजन ढूंढ रही थी, क्योंकि राहु में सन आता था एंड वो मुंह चंद्र से 8th है, कि उस टाइम पीरियड पे मैं इतनी प्रॉब्लम्स में क्यों थी। हेल्थ इशू, नवांशा में 6th हाउस में है वो राशि। अब ये नाम याद रखो। टाइम से मैं समझ रही थी कि वो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सन तो अच्छा है, गुरु के साथ युति में है, पर वो प्रॉब्लम क्यों दे रहा था। अब ये नाम याद रख लो, CS पटेल जी, ये उनका सर एक दफा ये थ्योरी को रिपीट करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कि पहले राहु की दशा में देखिए, हम मून से अष्टम भाव में कौन सी राशि है, उसका हाँ, लॉर्ड नवांशा में कौन से हाउस को लिया है। हाँ, जैसे सिंपल ये हमारा आपके लग्न चार्ट में। हाँ जी, एग्जाम्पल से नोट समझा कर दो लो एक बार स्टेप बाय दिखा। स्टेप, वो सबसे सर आप कुछ मेरा भी नोट बोलेंगे, कर क्योंकि लो। मेरा भी राहु का है, तो एक क्लियर हो जाएगा सबसे। ले लीजिए, और एक चार्ट ले हाँ, लीजिए। अभी ले लेते हैं, पहले इस पे कल्पना जी वाले पे क्लियर कर देते हैं। हाँ हाँ। लग्न चार्ट पे स्टेप 1 है, लग्न चार्ट पे चंद्रमा देखो कहाँ पे है। फिर उस चंद्रमा से अष्टम, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बालारिष्ट योग बनता है जब चंद्रमा अष्टम में बैठता है, तो वो बच्चे के जीवन के लिए खतरा हो जाता है। तो चंद्रमा की सबसे बुरी हालत है जब वो अष्टम में चला जाए, ठीक है ना। तो चंद्रमा से अष्टम देखो कौन सी राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि आ रही है। अब हमें कर्क राशि को नवमांशा में देख लेना है। कर्क राशि कहां पे आई? 7th हाउस में। 7th हाउस में। तो 7th हाउस के खराब रिजल्ट मिलेंगे। और कौन है कर्क राशि का स्वामी? मून। तो कब मिलेंगे? जब राहु में मून आएगा। ये आपका एक उन्होंने CS पटेल जी का एक छोटा सा सूत्र है जो काम करता है। जो बट सर लग्न में उनका जो हाउस रहेगा वो भी इफेक्ट होगा क्या? अब इनका तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लग्न में भी चंद्रमा 7वें घर में ही है, तो कोई ये मेरे को नहीं पता, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मतलब लग्न में चंद्र से 8वां घर जो राशि है, 8वें घर की का राशि को इफेक्ट रहेगा? नवमांशा में डाल देना है। अच्छा, उस राशि को डालना है, उसके लॉर्ड को देखना है। नवमांशा राशि डालनी है। मैं दोबारा मतलब वो 2nd हाउस की राशि ने नवमांशा में कौन सा हाउस ऑक्यूपाई किया है। 4 नंबर की राशि ने नवमांशा के चार्ट में कौन सा हाउस ऑक्यूपाई किया है, उस हाउस से कंसर्न प्रॉब्लम है। सर एक क्लास में हूँ सर, मैं आपको थोड़ी देर में करूँ? ठीक है सर, ठीक है, मैं करता हूँ, सॉरी। तो अच्छा, एक चीज और देखो कितनी बढ़िया प्रेडिक्शन बनी है। ये हो गया है, 7th हाउस नवमांशा में चला गया, मतलब हस्बैंड को तकलीफ हुई। अच्छा, लग्न चार्ट में देखो अष्टम में जो राशि है वो कहाँ बैठी है? 2nd हाउस में बैठी है, फाइनेंस को लेके तकलीफ हुई। ये बन गया है प्रेडिक्शन। ऐसा होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम है, बट कल्पना जी के चार्ट में ये ऐसी बन गया है। सर मतलब बिल्कुल बेवकूफी का स्टेप हमारा, मतलब या तो होता ना सर कि मतलब यू रिक्वायर्ड फंड्स तो आप ये स्टेप लो,
और सर वो प्रॉपर्टी भी रेंटेड थी, उस पर टेनेंट भी था, लेकिन उस टाइम ऐसा बुद्धि भ्रष्ट हुई कि मतलब आई डोंट नो, मेरे को लगा कि प्रॉपर्टी जो वो हो रही है, प्रॉपर्टी के रेट कम हो रहे, यू डिस्पोज जस्ट फॉर नो राइम और रीजन, वी जस्ट टुक दैट डिसीजन, यू नो, मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरे को बेवकूफी का डिसीजन था। एक बार बस खाली रिपीट कर देना प्लीज, एक बस। मैं कर हाँ, रहा बस हूँ। एक। और एक चार्ट पे लगा के सर एक सेकंड, राहु की दशा किसकी और चल रही है? मिलन जी की चल रही है ना? मिलन जी की, हाँ, मिलन जी का टाइम आने वाला है। दोनों का ही, राजेंद्र जी और का। कोई है राहु की दशा वाला? नहीं है। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नहीं है। खत्म हो मैं गया। और मिलन राजेंद्र जी का राहु मून महावीर जी का भी है, बट महावीर जी का एंड स्टेट में है अभी। किसका चल सभी रहा है राहु राहु? अरे भाई इसका राहु वाले मिलन जी का ले पक्का लीजिए। से एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं, ये तो मिलन जी का पक्की ले बात लीजिए है। सर। राहु की जिसकी दशा चलती है वो एस्ट्रोलॉजी में जरूर जाता है। राहु की किसकी दशा चल रही है? मिलन जी की, महावीर जी की या राजेंद्र जी की? तीनों की तीनों चल रही है। की। तीनों की। चलो महावीर जी का चार्ट खोलते हैं, देखते हैं। ये एक रूल है, मिलता है नहीं मिलता। महावीर जी का जैन है ना सरनेम? यस सर। बट स्टेप बाय स्टेप बता देना प्लीज। हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप। महावीर जी आप अपना चार्ट बोलिए, आपका चार्ट मेरे पास है नहीं। महावीर जैन। अरे आज की क्लास में पढ़ना नहीं है, यही सब करना है। सर क्लास का तो बहुत हमारा ड्यू हो रहा है। बहुत सर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आ रहे हैं। सर बहुत क्लास ड्यू हो रहा है, लेकिन चलिए अभी कर दीजिए। अब 2 जनों का करा है तो आप और राहु वालों को पीछे मत छोड़िए सर, सब राहु वाले ले लीजिए। और सर आप प्रेडिक्शन के साथ रेमेडी भी बता देना सर। ठीक है, बताइए इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए महावीर जी। 9576 0905 1976। 11:59 AM 11:59 AM 11:59 AM 50 या 15 1550 59 59। अरे बाप रे, 11:59। इसने बड़ा एक्यूरेट नोट किया आपका डेट ऑफ बर्थ। हाँ, ये जगह बताइए। प्लेस मुंबई। 4th हाउस में राहु। वाह 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 वाह। आपका स्क्रीन शेयर करना ना अमृत्युंजय जी। अच्छा सॉरी। 4th हाउस में राहु तो घर से दूर करवाया था वैसे। वो तो दूर बैठे हुए हैं। हाउ इज योर मदर्स हेल्थ? गुड। चलो जी, ओके। लग्न चार्ट में देखो मून कहाँ है। मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से कैलकुलेट करना सब लोग। मून कहाँ है? किस राशि सेकंड हाउस में सर, सेकंड 5th राशि में। यहाँ से 8th काउंट करो। 9th हाउस, 12th राशि। 12th राशि गुरु। 12th राशि कहाँ बैठी है नवमांशा में? 4th हाउस में। 4th हाउस मतलब राहु में जब गुरु आया होगा तो महावीर जी को 4th हाउस से संबंधित बहुत खराब रिजल्ट आए होंगे, जैसे कि घर में सुख शांति का मतलब ना होना, घर में मनमुटाव रहना, गाड़ी में या किसी और चीज में प्रॉब्लम आना, लग्जरीज में कमी आना। और राहु में गुरु कब आया होगा? आएगा सर आ गया, निकल गया 2011-14 में आया सर। ये देखो। अच्छा फिर ठीक है। तो 3rd अप्रैल, सो सिंपल है, 2009 से 11 के बीच में ये महावीर जी के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं रहा होगा रिलेटेड टू 4th हाउस। 4th हाउस में बहुत कुछ आता है, घबराहट भी 4th हाउस से देखते हैं, मानसिक। सर 4th हाउस क्यों देखेंगे हम? यहाँ पे तो मून को देखेंगे ना सर। नहीं राशि देखेंगे ना। एक मिनट। कंफ्यूजन। मून से अष्टम कौन सी राशि है कल्पना जी? जुपिटर की सर। और नवमांशा में वो कहाँ बैठी है जुपिटर की राशि? अच्छा, ये मैंने देखा नहीं, मेरे सर मोबाइल में नजर नहीं आ रहा। 4th हाउस में है। 4th हाउस में। अच्छा ठीक है। इसीलिए कष्ट कहाँ पे आएगा? प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया? 4th हाउस बन गया। तो राहु में जुपिटर 9 से 11 के बीच में 2 साल था। बताइए महावीर जी 2 साल में क्या हुआ? यस सर, सेम प्रॉब्लम। मदर को भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, मदर को हेल्थ इशू भी आए थे। 100% आई होगी, 100%। मदर को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई।
घर से अच्छा। रिलेटेड। घर के अंदर इश्यूज, घर से रिलेटेड है। गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह या गाड़ी खराब हुई, कुछ हुआ ऐसा? गाड़ी का आई डोंट रिमेम्बर, ओके, बट रिलेटेड इश्यूज थे। ठीक ये है। राहु Also, में जब गुरु आया होगा तब प्रॉब्लम हुई होगी, राइट? है ना? correct. क्वेश्चन रहकर देखो। और सर आपने वो शनि का ट्रांजिट का कुछ बताया, वो भी है हाँ, क्या? अब क्या है, अब इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कौन सी राशि आई, 12th राशि आई, मीन राशि। अब जब महावीर जी के चार्ट में सैटर्न मीन राशि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो टाइम पीरियड भी महावीर जी के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी सैटर्न है 10 नंबर राशि में, तो 2.5 साल मतलब ये लगा लो 5 साल बाद। पर इसमें तो अगर राहु की दशा खत्म हो जाए तो फिर सर ये भी रेट्रो है, वैसे तो एक्वेरियस में आ गया था, ये रेट्रो चल रहा है शनि। जो भी है, मतलब चार्ट लगा के हम देख सकते हैं। तो लेट्स से 2.5 साल बाद, मतलब 22 से लेकर लगा लो 25 के आसपास भी, जब सैटर्न जो है मीन राशि में गुजरेगा, वो पीरियड भी थोड़ा सा महावीर जी के लिए कष्टकारी होगा। उसमें 4th हाउस नहीं, से। पर सर अगर दशा में होगी तो शनि भी भी होगा। रहेगा तो आई थिंक वो ज्यादा परेशान करेगा। क्या चीज? सर दशा में होगी तो भी चलेगा। जाएगा ना, क्योंकि चंद्र से 8वां है, तो बेसिकली कंटक शनि हो जाता है ना उस राशि में जब क्या ट्रांजिट बात करेंगे। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कंटक शनि मतलब हमने क्या पढ़ा था, मैं खुद ही भूल गया हूँ। इमोशंस एंड करियर। हाँ, चिड़चिड़ा हो जाना, इमोशनली आदमी थोड़ा सा। सर प्लीज रिपीट करिएगा, मिस्ड इट, क्या बोला खुशबू ने? कंटक शनि हो कंटक जाता है ना। शनि, चंद्रमा से अष्टम जब शनि हो जाता है तो उसे कंटक शनि बोलते हैं। कंटक शनि बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। सर और आज के क्लास में लग रहा है खुशबू का स्पार्क, मतलब लास्ट टाइम मिसिंग था ना। अरे खुशबू ये अपनी बेस्ट स्टूडेंट है, ये बहुत शानदार है ये। ठीक है। और किसका है? मिलन जी आपका भी राहु है? हाँ सर। हाँ हाँ सर मिलन जी। लेकिन सैटर्न जब ट्रांजिट करेगा तो दशा में भी इम्पैक्ट नहीं, आना चाहिए। दशा से विदाउट मतलब दशा नहीं है, भी उस वो राशि से रहेगा। मतलब है। वो सैटर्न जब भी, मतलब नेक्स्ट या उस राशि में के कोई कब 30 ईयर में एक बार ट्रांजिट करता है सैटर्न। करेक्ट। तो आपका ये जो टाइम आएगा ना 2025 वाला, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा आपको, और देगा 4th हाउस से रिलेटेड। नवमांशा में 4th हाउस में 12th राशि है ना, तो इसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा ये यहाँ ये राहु की दशा खत्म हो जाए तो फिर अगर राहु की दशा ना चल रही हो तो, कि हम तो राहु की दशा में प्लैनेट्स को पकड़ रहे हैं ना, अगर दो राहु पार्ट की है दशा सर, दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि जो राशि का स्वामी है गुरु, जब राहु में वो आएगा तब प्रॉब्लम देगा। और इसका सेकंड पार्ट है कि जब उस राशि के ऊपर शनि का गोचर होगा, अच्छा, ये तो सेकंड आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, चाहे दशा किसी की भी हो। बट मैं एक्चुअली वही समझने की, वो दशा, वो प्लैनेट कोई सा भी, वो तो हर बार कंटक शनि होगा ना, तो वो तो वैसे ही प्रॉब्लम देगा, तो वो तो ढैया का पार्ट हो गया ना। एक्चुअली चंद्र से 8 तो वही ढैया ही ढैया होगा। से ढैया हो गई। हाँ, मतलब उस हिसाब से भी वो लॉजिक बनता है। बिल्कुल सही है खुशबू, सही सोच रही हो। तो वो हमेशा प्रॉब्लम हो सकता है दे, मतलब लेट्स सी, आई डोंट नो, बहुत से चार्ट पे अपन ने लगाया नहीं है, तो देखते हैं। महावीर जी नोट करके रखना 2025-25 के आसपास क्या हो रहा है, जब सैटर्न आपका मीन राशि में जाएगा। तो तभी मेरी जुपिटर की दशा चालू हो जाएगी। हाँ, तो मतलब तो कहीं ना कहीं हाँ, सेव जुपिटर करेगा ना, क्योंकि राशि भी जुपिटर की है। तो उस समय yes, देखो जुपिटर में सैटर्न आ रहा है इनका। महावीर जी आपका टाइम और मेरा टाइम साथ साथ चल रहा है लगता है। ठीक है, अब मिलन जी का खोल लेते हैं एक बार। हॉरोस्कोप भी एक जैसा, लगन भी मेरे ख्याल से इनका मिथुन है, मेरा मिथुन है। नहीं मेरा कर्क है। अच्छा, आपका करके मिलन ठीक जी है। का चार्ट, मिलन जी आपका भी चल रहा है। Yes. ओके, मिलन जी का चंद्रमा कहाँ है? चलो चारू जी, इसको आप करो। मिलन जी का चंद्रमा अच्छा, है मिलन जी से मेरा है। 3rd हाउस में, तो 3rd से 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12th राशि। तो मतलब 12th राशि नवमांश में हम चेक करेंगे कहाँ पे बैठी है। 12th 11 राशि इज इन 11th हाउस, तो 11th हाउस से प्रॉब्लम, 11th पूछो हाउस के इनको इश्यूज। 2000, अब इनका राहु में गुरु आने वाला है 2023 से 25 के बीच में। ये हाँ, टाइम एज पर दिस रूल अच्छा नहीं जाएगा, राहु में जुपिटर। नवमांश में राहु और जुपिटर दोनों एक साथ बैठे 11th हाउस। वेरी गुड। राहु जुपिटर वैसे भी अच्छा नहीं है। मिलन जी, मिलन जी, मिलन जी। वो राहुल गुरु का वो क्या गुरु चंडाल योग बोलते हैं ना सर कुछ तो? हम्म।
सर 11th रेमेडी हाउस भी बता दो, रेमेडी भी बता दो सर। अब देखो, ये इस कॉम्बिनेशन को मिलन जी चाहे तो बहुत शानदार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? राहु क्या है? एक्सपेंशन है। जुपिटर क्या है? नॉलेज है। और इनके नवमांशा में जुपिटर स्वराशि का होके 11th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। इस पीरियड में अगर मिलन जी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं, जो जैसे एस्ट्रोलॉजी ही डिफरेंट स्टाइल में, जो अभी तक किसी ने ना सोची हो, जैसे मान लो बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। अगर मिलन जी ने वो पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि राहु है ना, वो ऐसा काम कराएगा जो दूसरा नहीं सोचेगा। या बहुत कम लोग स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी करते हैं। दुनिया में इतने सट्टे लग रहे हैं क्रिकेट मैचेस पे, अगर मिलन जी उस पीरियड में ये पकड़ लेते हैं कि ठीक है मुझे अब स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, इंडिया न्यूजीलैंड में कौन जीतेगा, केपी लगाया और उसको बार बार लगाया, तो ऐसा कुछ काम अगर वो करते हैं जिसमें कि राहु गुरु में, राहु को अगर गुरु ने यूटिलाइज कर दिया ना, तो राहु गुरु की तरह बन जाता है। और इसका उल्टा हो गया ना, अगर गुरु कमजोर पड़ गया तो राहु गुरु को घेर लेता है। तो अच्छी चीज जो मिलन जी को करनी है वो राहु को यूटिलाइज करनी है। राहु क्या है? एक्सपेंशन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। तो 11th हाउस से रिलेटेड, और 11th हाउस के नवमांशा में मतलब सोशली कुछ ऐसा, मतलब मित्र जनों के साथ मिलकर अगर कुछ वो कर सके तो बहुत ही अच्छा। मिलन जी कुछ सोचो आप दिमाग में। इनफैक्ट यहाँ पे गुरु अपनी राशि में ही बैठा है, तो ये एक अच्छी बात है। स्वराशि गुरु है तो गुरु का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। You should गुरु use- स्ट्रांग है, बस इनको अपने राहु को थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। और मैंने तो एक रेमेडी अभी सुनी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, कि जब राहु गुरु हो या राहु आपको तंग करने वाला हो ना, उस पीरियड में आदमी को चाय पीना छोड़ देना चाहिए। हाँ, बहुत सॉलिड रेमेडी है। आप बिल्कुल चाय का त्याग कर दो, चाय पत्ती आपके अंदर जानी ही नहीं चाहिए, ना ग्रीन टी, ना लेमन टी, ना कोई टी बिल्कुल बंद कर दो। ये एक रेमेडी है, मुझे नहीं पता कितना काम करती है। आई हैव नॉट गिवन दिस रेमेडी टू पीपल। तो सर ये बट दिस इज फॉर राहु का महादशा में क्या? राहु कहाँ महादशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, राहु अगर आपको लग रहा है कि इस पीरियड में अच्छा नहीं जाएगा, तो हालांकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि 23 से 25 मिलन जी का टाइम अच्छा जाना चाहिए। इसमें शुक्र का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो बोल सकते हैं क्योंकि 5th हाउस का शुक्र है कि फीमेल गुरु के साथ सीखे कुछ। क्या बात है। या शादी करके सीखें, मतलब वाइफ के साथ ये काम करें, 2023 तक शादी कर लें, वाइफ को अपने लाइफ में ले आए। वाइफ देखो 5th हाउस में बैठी है, मतलब लव मैरिज का भी कुछ चांस है। वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन साथ में केतु भी है। वीनस केतु अच्छा कॉम्बिनेशन केतु कोई नुकसान नहीं करेगा। केतु हो सकता है स्पिरिचुअल हो पार्टनर, नहीं करता नहीं। वीनस केतु बहुत अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा नवमांशा में वीनस केतु के साथ है, लग्न में राहु के साथ। वीनस आपकी डिजायर है, केतु डिटैचमेंट है। तो थोड़ा सा हाँ डिटैचमेंट भी है, सो इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं केतु वाले लोग, थोड़े से दे आर स्लाइटली इंट्रोवर्ट पीपल। तो अब नवमांशा में देखो, मिलन जी का नवमांशा देखो, वीनस नीच का हो गया, 5th हाउस में बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया। मतलब एक चीज गारंटीड है कि मिलन जी जब लव के चक्कर में पड़ेंगे उनको नुकसान होगा, क्योंकि शुक्र खराब हो गया लव में जाके, 5वें घर में जाके। तो मिलन जी को क्या करना चाहिए? अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो ये ज्योतिष हमें बता देती है, बहुत सिंपली बता दिया ना एस्ट्रोलॉजी में, कि तुम्हारा वीनस 5th हाउस में बैठ गया, ठीक है लव करोगे, लेकिन वीनस नीच का हो गया, प्लस केतु के साथ बैठ गया। तो एक्चुअली नवमांश में 7th हाउस में मून और सूर्य साथ में है। ये भी देखो, और अमावस्या को बर्थ होगा ना ये। चंद्रमा नीच का हो गया ना नवमांश में, 7th हाउस में जाके। सर वो तो मतलब अगर नीच का हो गया तो वो तो ये मतलब जल्दी डिप्रेस हो जाते होंगे मिलन जी, थोड़ी सी परेशानी से। नहीं, और सेपरेटेड प्लैनेट्स है ना दोनों, मार्स और सन भी बहुत खतरनाक 7th हाउस वो दे रहे हैं ना। सन तो 7th हाउस में बैठा ही है, मार्स अपनी दृष्टि दे रहा है 7th हाउस में। तो 7th हाउस काफी बुरी पोजीशन में है नवमांश में। और D1 में कैसा है सर? D1 में भी मार्स नजर मतलब दृष्टि दे रहा है 7th हाउस को। मांगलिक है,
मांगलिक तो है। हाँ, तो शादी मतलब उसी से करें, जल्दीबाजी ना करें, जो बहुत कंपैटिबल हो अच्छे से देख संभल के करें, क्योंकि शादी में अब नवमांशा में देखो ना, मून चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, मतलब कि इमोशन तो है शादी में, मतलब अगर इनको सबसे ज्यादा किसी चीज की चिंता रहती है तो शादी की रहती है, क्योंकि चंद्रमा ही 7th हाउस में बैठा हुआ है। सॉरी मिलन जी, हम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। नहीं सर, मैं सुन रहा था सब कि कैसे इसको हाँ। डाइजेस्ट करूँ मैं। अच्छा। ओके। जैसे भी नवमांशा एक्चुअली मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि भी 4th हाउस पे पड़ रही है नवमांशा में। पर मिलन जी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जुपिटर जो है ना, वो वीनस को देख रहा है 11th हाउस से, हाँ तो exactly. ठीक कर देगा। जुपिटर की दृष्टि सेवियर, बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर सेवियर, और जुपिटर की दशा भी अभी आने वाली है। वैसे अगर आप मेरी मानो ना, तो बिकॉज आपका वीनस राहु केतु एक्सिस में ना, यू शुड गो फॉर अ इंटरकास्ट मैरिज, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। मेरी जो रेमेडी अगर आप मानते हो तो, अगर आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं ब्राह्मण की लड़की लानी है, और अगर आपके पास ऑप्शन है क्षत्रिय की लड़की या बनिए की लड़की, अगर आप अपने कास्ट के बाहर गए, आपकी मैरिज बहुत ब्यूटीफुल होगी, बिकॉज आपका वीनस राहु केतु एक्सिस में है। और राहु केतु क्या बोलते हैं कि आप अंतर जातीय विवाह करो, आउट ऑफ द बॉक्स करो। और वो उस दशा में भी करेंगे राहु गुरु काली, तो वो भी यूज हो जाएगा। बिल्कुल यूज हो जाएगा। तो एक ये रेमेडी तो मुझे क्लियर कट समझ में आ रही है कि जितना आप ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ भागोगे, उतना आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना आप मतलब अनऑर्थोडॉक्स मैरिज, मतलब बेस्ट है कि आप किसी क्रिश्चियन से शादी कर लो, ओ बल्ले बल्ले, किसी मुस्लिम से कर लो, ओ शानदार शादी, मतलब ऐसा लगेगा एक दूसरे के लिए, और उतना भी नहीं होता है। क्रिश्चियन के अलावा और भी हो सकते हैं ना, मतलब अपनी कास्ट में बनिए और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर महाराष्ट्रियन लड़की देखी है, तो अभी बस दिखाने का है, बाकी है मिलन जी। अच्छा, ये अष्टक पर में भी 3rd हाउस में ज्यादा पॉइंट्स है, थोड़ा पराक्रम कर लो इसी चीज में, पेरेंट्स को मनाने में। हाँ 3rd हाउस में लेकिन मिलन जी मतलब मेरे हिसाब से रेमेडी यही है कि यू शुड गो फॉर एन इंटरकास्ट मैरिज। मिलन जी महाराष्ट्रियन नहीं है क्या? नहीं, गुजराती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ब्राह्मण ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण। हाँ प्योर। तो हाँ पेरेंट्स का यही है कि ब्राह्मण में ही ढूंढना है, और वो भी कम्युनिटी भी सेम होनी चाहिए, मतलब बरड़ाई ब्राह्मण। ओ तो इट्स नहीं, लाइक अच्छा वेरी नहीं है नीच। मिलन, डोंट डू। और अभी तक प्रॉब्लम भी उसी में आई है, जब अंदर करने गए थे ना, तो 3 बार होते होते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए सर, लाइक यू सेड। मिलन जी गुजराती ब्राह्मण मत देखो ना, यूपीआई के ब्राह्मण देख लो, या कोई बंगाली ब्राह्मण देख लो। ब्राह्मण्स तो यू फाइंड इट एवरीवेयर। हाँ कम्युनिटी अगर तो आप 25 है अलग अगर अलग। यूपी की देखेंगे तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ अपनी कम्युनिटी में कोई ढूंढ के। श्योर श्योर बताऊंगा मैं आपको। वी आर ऑल्सो ब्राह्मण्स, तो लेकिन वी बिलोंग टू यूपी दिस यूपी थिंग के, हाँ। बैकग्राउंड के। अच्छा, Everything is इनके well. लग्न चार्ट में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है सूर्य और मंगल पे 5th हाउस में। सूर्य और मरकरी। हाँ सॉरी, सूर्य और मरकरी पे 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि अगर 5th हाउस पे, तो 5th हाउस वाला काम करना चाहिए इनको, which I think he is doing it, giving solutions to the problem. Right now, he's looking for a solution to a problem. सर मेरा लगा दीजिए राहु की वो। हाँ सॉरी 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 सॉरी। आपकी अंतर्दशा किसकी चल रही है राजन जी? मेरी की राहु की महादशा है, और अभी अंतरदशा चल रही है शनि की, शायद 1 मिनट। राजेंद्र जी का शनि शनि की चल रही है। हाँ देखो राजेंद्र जी के 7th हाउस में पॉइंट देखो, ये 31 पॉइंट्स। तो शादी के बाद तो राजेंद्र जी एकदम फलित फुलित हो गए हैं, बहुत बढ़िया से। सर एकदम। और राजेंद्र जी 3rd हाउस में 31 पॉइंट्स हैं। टेक्निकल में है राजेंद्र जी। हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह उस पे सब। बहुत बढ़िया। मरकरी भी वहीं बैठा है, वो भी सॉफ्टवेयर का कारक है, और 3rd हाउस में आपके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। सूर्य थोड़ा नीच का हो गया, मतलब
जितना पराक्रम करते हैं उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, कभी-कभी उसके लिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, बट ठीक है, Yes, that's कोई true. दिक्कत नहीं है। अभी हम नीच भंग योग सीखेंगे। देखें राजू इनका लग्न में सबसे ज्यादा है ना 36। 36 हम्म, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी सेल्फ मेड मैन है आप, ऑलमोस्ट खुद से आगे बढ़े होंगे, लग्न बहुत स्ट्रांग है आपका। Yes, sir. एंड क्योंकि लग्न स्ट्रांग है, प्रॉब्लम्स के आगे वो जल्दी से हार भी नहीं मानेंगे, राइट? फाइट करेंगे। 36 पर कंफ्यूजन भी है बिकॉज सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, तो थोड़ा सा कभी-कभी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी चीजें Yes. हैं। राजेंद्र जी गुस्से वाले हैं वैसे। क्यों लग रहा है स्माइलिंग है लेकिन लगते गुस्से वाले होंगे। क्यों राजेंद्र, am I right? गुस्सा बड़ा तेज आता होगा। गुस्सा है लेकिन बोलता नहीं मैं किसको। अच्छा, बस ये क्या हुआ ना राजेंद्र जी, आपका जो लग्नेश है ना वो थोड़ा नीच का होके थर्ड हाउस में बैठ गया। हालांकि बहुत अच्छा है सन का थर्ड हाउस में बैठना, बट थोड़ा सा नीचता आने की वजह से ना, और Yes, सन yes. का नीच भंग भी नहीं हो रहा। वीनस कहाँ पे है? वीनस चुप राहु के साथ है, वीनस उसमें केंद्र में नहीं है ना, सर चंद्रमा कितना लंबा है कितना? वीनस की दृष्टि भी बढ़ रही है। जुपिटर 6th हाउस में चला गया, 5th हाउस में राहु वीनस। सर राजेंद्र जी का भी जो अष्टम राशि आ रही है वो 7th हाउस में फॉल कर रही है D9 में। एक्चुअली इनका नीच भंग हो जाता है देखा जाए तो शायद, कैसे? बिकॉज सूर्य जिस राशि में ऊंच का होता है वो मेष है, और मेष मून के साथ है। मून अगर हम चंद्र कुंडली में देखें तो मेष विल बी इन फर्स्ट हाउस, तो वो केंद्र में आ गया, राइट? सूर्य मेष ये रूल जो है ना चारू जी, नीच भंग होता है वो तब होता है जब आपका एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट और एक्सॉल्टेड प्लैनेट साथ बैठ जाए या एक दूसरे को दृष्टि करे। ये अब ये इंडिया जो में किसी ना किसी तरह थ्योरी निकाल ही लोगे नीच भंग करने की। हाँ, चंद्र कुंडली में चारू जी हमेशा चंद्रमा लग्न में आएगा, करेक्ट? करेक्ट। तो इसीलिए चंद्र कुंडली से जो नीच भंग होता है वो प्रॉपर नीच भंग नहीं होता है। सपोज मेरा चंद्रमा नीच का है, 8वीं राशि में पंचम में बैठा है, मैं चंद्र कुंडली बनाऊंगा तो मेरा चंद्रमा कहाँ आ जाएगा? लग्न में आ जाएगा। तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा मेरा नीच भंग हो गया। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने उनके नोट्स मतलब उनके उसमें वीडियो में सुना था, तो इसलिए मैंने कहा। हाँ नहीं सही है, वो सही आलोक है। खंडेलवाल जी का। इसमें ये एक्सेप्शन होती है कि चंद्र कुंडली में चंद्र हमेशा लग्न में आएगा, तभी तो चंद्र कुंडली बनेगी। Absolutely, हाँ। इसके अलावा अगर कोई और नीच भंग होता है तो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो चंद्र अगर कुंडली वाले इसमें को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अगर इस पे अगर शुक्र की दृष्टि पड़ती तो ये नीच भंग हो जाता, राइट? एकदम, मैं वही देख रहा था, अगर कहीं से शुक्र उच्च का हो जाता तो भी नीच भंग हो जाता। या हाँ, करेक्ट। देखो नीच भंग अभी खत्म कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, आप समझ लो थोड़ा सा आज की क्लास में। सन कहाँ पे नीच का हो गया इनका? तुला राशि में, तुला राशि में, ठीक है ना? अब हमें ये देखना है कि तुला राशि का स्वामी कौन है? वीनस। अब इस कुंडली में अगर वीनस केंद्र में आके बैठ जाए तो नीच भंग हो गया। नीच भंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारी बचपन में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या मान लो हम स्कूल में किसी को थप्पड़ मार के आते हैं और घर जाके हमारे पिताजी को बोलते हैं कि पापा मेरी लड़ाई होगी, या कोई बड़ा भाई हो हमारा उसको बोलते हैं भाई मेरी लड़ाई होगी, तो भाई क्या करता है? चल मैं तेरे साथ स्कूल चलता हूँ, मैं तोड़ूंगा उनको। तो आप नीच के महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके बड़े भाई ने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। तो आपका नीच भंग हो गया। आप लो फील कर रहे थे, लेकिन आपको किसी ने आके बोला कि मैं, जैसे मान लो आपको ड्राइविंग बहुत कम आती है, पर मैं आपके बगल में बैठ जाऊं, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, पहाड़ पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब आप सोच रहे हो यार अब बहुत नर्वस हूं, मैं पहाड़ पे गाड़ी कैसे चलाऊंगा, लेकिन मेरे को ड्राइविंग अच्छे से आती है, मैं बोल रहा हूं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ बैठा हूं, तू पहाड़ पे गाड़ी चला, मैं चढ़वा दूंगा। तो आपका नीच भंग हो गया। इसको नीच भंग बोलते हैं कि किसी प्लैनेट को, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल योग होता है। क्यों ब्यूटीफुल होता है? आप समझो कि आपको जब नीचता से उच्चता की तरफ जाते हो ना, तो वो एक श्योर शॉट सक्सेस होता है। मतलब आप ऑलरेडी, होता है ना कि आप बिल्कुल जैसे झोपड़पट्टी का आदमी को की इनकम में थोड़ा भी इजाफा होगा तो वो अमीर बनता हुआ ही दिखाई देगा, लेकिन मुकेश अंबानी को बहुत कंसिडरेबल अमाउंट चाहिए तब वो अमीर बनेगा,
क्योंकि ऑलरेडी 1000 करोड़ लेके बैठा हुआ है वो। इसीलिए नीच भंग योग बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अब उसके 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि सन कहां पे नीच हो रहा है? तुला में। तुला में। तो लग्न चार्ट का सन अगर चंद्र चार्ट में केंद्र में आ जाता है तो नीच भंग हो जाएगा। अब देखो इनका चंद्र चार्ट देख लेते हैं। दिख रहा है ये वाला है मून चार्ट। ये अपन सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सिर्फ सन से ही देखते हैं इसे? नहीं Example. ये तो इनके चार्ट में, बाकी किसी भी बट प्लैनेट कोई सा भी प्लैनेट ना, हाँ, फर्स्ट रूल क्या है कि जो प्लैनेट नीच का हो रहा है वो अगर चंद्र कुंडली में केंद्र में बैठ जाए तो नीच का कौन सा प्लैनेट है? इनका सन। अब ये है चंद्र कुंडली, दिख रही है छोटी सी हमारे नीचे, इसमें सन देखो कहां आके बैठ गया है, कहां बैठा है सन? 7th हाउस में। 1, 4, केंद्र 7, में। 10 में सन बैठ गया, केंद्र में बैठ गया। नीच भंग हो गया इनका। तो राजेंद्र जी की लाइफ में राजेंद्र जी ने खुद को बनाया है, ठीक है, चंद्र राजेंद्र जी को जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो सब मिला है, सन ने उनको हेल्प किया है, क्योंकि यहाँ पे आके सन ने अपना नीच भंग कर दिया। चंद्र कुंडली में सन केंद्र में आके बैठ गया। नहीं तो फिर एक बात मुझे अभी आपने कहा था वो चंद्र कुंडली वाला कॉन्सेप्ट इस वाले पॉइंट में लगाना है फिर इसका मतलब, बिकॉज सिंस हम चंद्र कुंडली से चेक कर रहे हैं ना। चंद्र कुंडली में मून और मेष राशि को चेक नहीं करोगे ना आप। अच्छा बाकी करना है, बाकी तो चेक शुक्र हुआ की है ना, मून ही। अच्छा ओके। चंद्र कुंडली में लग्न में तो मून ही आके बैठेगा ना, तो मून को नहीं कंसीडर हाँ, करना बस। अच्छा अगर किसी भी प्लैनेट का मून से, जैसे मान लो कोई अष्टम मतलब मून अगर किसी का भंग कर रहा हो तो चंद्र कुंडली में नहीं मानती, क्योंकि मून लग्न में आ जाएगा सीधा। अच्छा ठीक है। पर यहाँ पे देखो ना, मून तो लग्न में आया लेकिन सन कहाँ आ गया? केंद्र में आ गया, तो ये इनका नीच भंग हो गया। तो मून के लिए अपन लग्न ही देखेंगे। मून के लिए हाँ, लग्न में ही अगर वो टूट रहा हो तो भी तो देखेंगे। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? सन कहां पे नीच का हो रहा है? तुला राशि में। ठीक है। तुला राशि का स्वामी कौन है? वीनस। अब अगर वीनस केंद्र में बैठ जाए लग्न चार्ट में या मून चार्ट में, तो देखो लग्न चार्ट में वीनस कहां बैठा है? त्रिकोण में, नॉट एप्लीकेबल। और मून चार्ट में वीनस कहां बैठा है? त्रिकोण में, तो वीनस ने नहीं किया। दूसरा, सूर्य कहां पे नीच का हो रहा है? तुला में। तुला। अब अगर वीनस उच्च का हो जाए चार्ट के अंदर तो भी नीच भंग हो जाएगा। तो वीनस देखो उच्च का किस में होता है? 12th में होता है, नहीं हो रहा, यहां पे भी नहीं हो रहा, तो नीच भंग नहीं हो रहा। और तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है कि अगर सन तुला राशि में नीच का हो रहा है और वीनस अब सन को एस्पेक्ट कर दे तो भी ये नीच भंग या हो उसके जाएगा। साथ बैठ जाए या उसके साथ बैठ जाए। या सन के साथ बैठ जाए। लास्ट वाला एक बार वापस बोलोगे क्या लास्ट वाला दोबारा बताऊं? हाँ। सन कहां पे नीच में हो रहा है? तुला राशि में, करेक्ट। तुला राशि का स्वामी वीनस है। अगर वीनस सन को एस्पेक्ट कर देता तो सन का नीच भंग हो जाता, या वीनस सन के साथ उसी घर में बैठ जाता तो भी नीच भंग हो जाता। सर नीच भंग का इम्पैक्ट क्या रहेगा, मतलब इफेक्ट क्या रहता है नीच भंग का? नीच भंग का इम्पैक्ट है कि मतलब जो प्लैनेट आपको नीचे की तरफ धकेल रहा है उसको किसी और प्लैनेट का पुश आ गया, और वही प्लैनेट जो आपके लिए खराब था वो प्लैनेट आपके लिए सुपर डुपर सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा ओके। आप राजेंद्र जी अपनी लाइफ में ना सन की अंतरदशा को चेक करना, बहुत अच्छी गई होगी, क्योंकि सन का नीच भंग हो गया। अच्छा। अदरवाइज अगर सन का नीच भंग नहीं हुआ होता ना तो राजेंद्र जी आज आप इस पोजीशन पे होते ही नहीं, क्योंकि लग्नेश है सन आपका। लग्नेश नीच का होके 3rd हाउस में आके बैठ गया। आप इतना पराक्रम पुरुषार्थ नहीं कर पाते जो आपने किया है। ओके। क्लियर है नीच भंग? यस सर। एक मिनट और किसी के चार्ट में लेते हैं ना, खुशबू के चार्ट। सर इसमें वो राहु का पॉइंट रहेगा ना, वो देखना है वो सॉरी राजेंद्र। चंद्र कौन ट्राई करेगा? नवंबर में 7th हाउस में है सर। 8th में है। एक मिनट रुक जाओ। गलत देख रही थी मेरे को। स्टेप 1 क्या है? 7th हाउस। 8 फ्रॉम मून। 8 फ्रॉम मून क्या है राजेंद्र जी? कौन सी राशि है? अच्छा 8 वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। हाँ। हाँ। अब नवमांशा में वृश्चिक राशि कहाँ बैठी है देखो?
8th हाउस। आठवें घर में। 8th हाउस में सर। ठीक है, 8th हाउस में। और 8th हाउस का लॉर्ड, वृश्चिक का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल। तो राहु में मंगल आ रहा है 2033 के आसपास। 2033 में। लास्ट फेज। ये राजेंद्र जी स्पेशली थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए इशू करेगा 8th हाउस में। अच्छा। हाँ, या फिर 8th हाउस मंगल। इसमें इतने सारे प्लैनेट के एस्पेक्ट भी पड़ेंगे 8th हाउस पे नवांशा में, तो उसका भी रिजल्ट होगा ना उस दशा में। बिल्कुल। डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहे, क्योंकि केतु भी और बैठा है वहां पे। मैं देख रहा हूँ स्पेशली ये किस चीज के लिए परेशान करेगा 8th हाउस। स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर देगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प हिम। एक्सीडेंट प्रोन बनाएगा, क्योंकि मंगल हुआ है ना, तो मंगल इज लाइक हाँ राजेंद्र जी, इस पीरियड में सर्जरी हो सकती है या कुछ मतलब चोट चपेट लगना। चोट वोट का डर रहेगा इस पीरियड में 2033 में। तो क्या करना है आपको, जैसे ही ये पीरियड अप्रोच हो आपको हनुमान जी के पीछे पड़ जाना है। अपन इसमें फैमिली का किसी का लॉस भी हो सकता है ना, बिकॉज केतु भी बैठा है साथ में 8th हाउस में, एंड इतने प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी है, सडननेस का भी cause है। या फिर इन लॉज की तरफ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, बिकॉज आपके जो एब्सोल्युटली इन लॉज है ना, उसमें स्पेशली मंगल हमारे फादर इन लॉ को डिनोट करता है। तो अभी कुछ हेल्थ इशू है फादर इन लॉ को? अभी है, उनको थोड़ा स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह है, लेग में थोड़ा गिर गए थे तो उधर फ्रैक्चर हो गया था। केतु तो थोड़ा सा मतलब जो भी 8th हाउस से संबंधित चीजें हैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अच्छा आएगा। अच्छा, देखो जैसे यहाँ पे 8th हाउस में केतु बैठा है, तो हम रीडिंग जो लेंगे वो केतु को पकड़ के भी लेंगे। 8th हाउस की तो हम लेंगे ही, बिकॉज 8th हाउस हमारे हमारे इन लॉज का चलो हो गया, लेकिन केतु चारों हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा एक्टिव हो जाए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी केतु में और भी का कॉम्बिनेशन तो मतलब बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग बन जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। और हो जाती है। उस पीरियड में अनअर्न्ड इनकम भी आएगी, कोई ना कोई इनकी पॉलिसी मैच्योर हो रही होगी जिसका पैसा आएगा, ये भी चीजें होंगी। ऐसा नहीं और कि सब खराब है। केतु, सिंस केतु बैठा है 8th हाउस में, केतु झटके से काम करवाता है, तो कुछ भी, और 8th हाउस भी झटके वाला ही है, तो कोई भी चीज अचानक से होने के चांसेस बहुत रहेंगे। हाँ, मेन अचानक स्ट्रीम का काम होता है ना, उससे अलग हटके, मतलब वो वहां से डिटैचमेंट हो जाता है, दूसरा काम चालू हो जाता है, इस समथिंग लेकिन लाइक। प्रॉब्लम ये है कि मंगल है, मंगल 8th हाउस का कराता क्या है, लेकिन ये तो बट कारक इनको तो मंगल है ना। फैमिली प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, बिकॉज 1, 2, 8 एक्टिव होता है। हाँ, मंगल की दूसरी राशि फर्स्ट हाउस में और मंगल कुछ सेकंड हाउस सेकंड, में हाँ, एक्चुअली में, हाँ। प्रॉपर्टी से गेन भी हो सकता है उस टाइम पे। जनरली खुशबू ये जो रूल है ना, ये खराब पीरियड को डिनोट करता है। जानते वो पीरियड में खराब चीजें होती हैं, हाँ, जो उनका रूल है ना हेल्थ। अच्छा, ओके, खराब पीरियड। इस पीरियड में हाँ, अच्छे रिजल्ट के लिए नहीं है ये रूल। तो ये ज्यादा आपके प्रॉब्लम नजर आया नहीं। देखा जाए तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसी लॉस की वजह से ही मिलेगी ना। हो सकता है। देखिए खुशबू, इसमें कहीं पे भी आपको गेन्स का कहीं नहीं आया ना, 1, 2, 8 दिस नॉट शो गेन्स इन प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा मतलब बेसिकली अपन यही मान के correct। चलते हैं कि हेल्थ इश्यूज में थोड़े से वो रहेंगे। हाँ, इसमें सडन कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और शनि हमारा 8th राशि में कब गया होगा? 2022, 20, 18, 5 साल पहले। 16 से 18। राजेंद्र जी 16 to 18 वाला पीरियड कैसा था? 16 to 18 स्ट्रगल था थोड़ा, मतलब बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ऐसा फैमिली वाइज कुछ इशू नहीं था। मॉनेटरी वाइज भी ऐसा कुछ। जॉब चेंज हुआ था क्या इस पीरियड में? नहीं, 2010 को हुआ था। अच्छा, 10 से एक ही जॉब में है आप? हाँ, डिपार्टमेंट चेंज हुआ हो 16-18 में? डिपार्टमेंट change- चेंज हुआ था 18 में, प्रमोशन भी हुआ था। और घर चेंज हुआ हो? घर 18 को हो गया, यस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है मृत्युंजय जी, एक चीज पूछना है, पूछूं? पूछो पूछो पूछो।
जो पूछना है एक पूछो। नीच, तो हाँ इस खाली क्लास एक में नीच, योगा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाँ तो आप पूछते ही हो। एक एक नीच भंग का मुझे पूछना है। सपोज इनके चार्ट में शुक्र अगर साथ में बैठता तो नीच भंग हो जाता, शुक्र इनको इसको इसके हाउस को देख लेता तो नीच भंग हो जाता, ठीक है चलो ठीक है, और शुक्र केंद्र में होता तो नीच भंग हो जाता। ये 3 पॉइंट्स हमने शुक्र को पकड़ के किए, ठीक है। हम ये भी, मैंने जैसे सुना है, हम ये भी कहते हैं कि भाई शुक्र सूर्य जिस, क्योंकि सूर्य का नीच भंग हुआ है तो सूर्य जिस राशि में ऊंच का होता है, शुक्र ये सूर्य मेष में ऊंच का होता है मंगल में। अगर मंगल इसी में लग्न चार्ट में अगर मंगल केंद्र में होता तो भी नीच भंग होता। चंद्र चार्ट की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल होता ना, हाँ। क्योंकि इसमें मंगल और शुक्र दोनों ही केंद्र में नहीं है, मंगल 9th हाउस में और शुक्र कहाँ पे बैठा है, शुक्र इनका 5th हाउस में। बिल्कुल सही है। ये भी रूल है तो भी होता, कि सूर्य शुक्र जहाँ है ना, उच्च, तो भी नीच भंग हो जाता। हाँ सूर्य जहाँ उच्च का होता है उसका स्वामी भी अगर केंद्र में बैठ जाए, हालांकि इनके केस में अगर हम चंद्र कुंडली देखेंगे तो मार्स केंद्र में आ रहा है तो ठीक है, वो भी नीच भंग कर रहा है, मतलब मून हाँ से नहीं होना चाहिए, अगर केंद्र वो अपने आप आ रहा है तो नीच भंग हो रहा है इनका। और एक और अच्छी चीज है, बढ़िया चीज चारू ने बताई है, जितने ज्यादा प्लैनेट्स आपका नीच भंग करते हैं ना, आपको उतना पुश मिल रहा है। तो एज राजेंद्र जी ना, जैसे सन क्या है, सन डिनोट्स गुड बॉसेस, तो राजेंद्र जी को लाइफ में अच्छे बॉसेस भी मिले हैं जिन्होंने राजेंद्र जी को ऊपर उठाया है कि राजेंद्र तू कर सकता है, मेरे को विश्वास है, मैं तेरे को प्रमोट कराता हूँ। तो अगर आप पूछोगे राजेंद्र जी से, और दूसरा गवर्नमेंट से भी हेल्प मिली होगी या एडमिनिस्ट्रेटर से भी हेल्प मिला होगा या बॉसेस से भी मिला होगा, तो ये सब राजेंद्र जी की लाइफ का पार्ट होगा, क्योंकि 2 प्लैनेट नीच भंग कर रहे हैं, मंगल भी कर रहा है और वीनस भी कर रहा है। अच्छा, और एक लास्ट चीज पूछनी है। सपोज अगर ये सेम यही सिनेरियो अगर केंद्र के हाउस में होता तो फिर मतलब केंद्र में नीच, अगर मान लो कोई सन प्लैनेट केंद्र में आके नीच का हो गया, कोई भी प्लैनेट केंद्र में ऑलरेडी आके, नीच, हाँ कोई भी प्लैनेट अगर 1, 4, 7, 10 में नीच का हो गया और वो खुद केंद्र में, तो उसका नीच भंग हो गया, हाँ बस ऑटोमेटिकली हो गया वो तो। ऑटोमेटिकली हो गया ना, ठीक है, केंद्र में बैठ गया ना वो, लग्न चार्ट या चंद्र चार्ट में। ये करेंगे, आप टेंशन मत लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगली क्लास में हम विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, और थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम है, मैं नव पंचम में ही लेना है ना सर, नव पंचम योग। अरे हाँ नव पंचम हम बहुत कैसे सारे भूल सकते हैं, जिन्होंने अभिजीत प्रतिष्ठान से पढ़ाई की है, नव पंचम तो कैसे भूल सकते हैं। वेरी गुड। ये जितने भी योग होते हैं इसमें अपन कंजंक्ट प्लैनेट्स नहीं देखते कुछ भी। कंजंक्ट प्लैनेट्स कैसे, देखिए ना, एग्जांपल दो। कंजंक्ट अगर सन अगर वीनस के साथ कंजंक्ट होता तो निजभंग हो गया होता। बिल्कुल नहीं, हो तो जाता। सन एंड वीनस नहीं, फॉर एग्जांपल सन वीनस की राशि में बैठा है एंड वीनस किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्ट में है, नहीं तो नहीं ना। नहीं वो नहीं देखेंगे। फिर तो खुशबू कोई ना कोई फिर तरीका तो निकलता। देखो हाँ नहीं, मैं एक, इसके लिए पूछ रही थी बिकॉज हाँ ये योगा में एक चीज हमेशा याद रखना कि योगा में तिकड़म नहीं बिठाना, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। योगा में अगर आपने मतलब ओवर एनालिसिस करना शुरू कर दिया ना तो गड़बड़ है, फिर आप गलत प्रिडिक्शन देने लग जाओगे। अगर हो रहा है नीचभंग तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। योगा मतलब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है। अब जैसे कुछ लोग क्या पूछते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, आप उनको 25 बार समझा लो कि केंद्र में बैठने से नीचभंग होता है, ये समझा दिया आपने रूल, फिर वो क्या पूछेंगे कि अरे राजेंद्र जी के चार्ट में तो वीनस त्रिकोण में बैठ गया, नीचभंग नहीं होगा क्योंकि केंद्र से उच्च माना गया त्रिकोण को, नहीं होगा नीचभंग, क्योंकि रूल पराशर ऋषि ने सिर्फ केंद्र का बनाया। अच्छा केंद्र का रूल क्यों बनाया, कभी सोचा किसी ने कि केंद्र को ही क्यों इस रूल में डाला गया? बिकॉज ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। क्यों 5 और 9 इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेंट है वो भी। फिर विष्णु स्थान, पर ये सेल्फ, सुख, पार्टनर और कर्म चारों को कनेक्ट कर रहा है। विष्णु स्थान है ये तो। वैसे देखो काल पुरुष की कुंडली जब आप बनाते हो ना, काल पुरुष का मतलब पहले घर में मेष राशि आती है, चौथे घर में चौथी राशि, 7वें घर में 7वीं राशि और 10वें घर में 10वीं राशि। 1, 4, 7, 10 ये चारों राशि ना मूवेबल राशि है। कौन सी राशि है? इसके अलावा हमारी दोनों राशि की कैटेगरी क्या होती है?
द्विस्वभाव और और द्विस्वभाव। फिक्स और तो डील। हमारी लाइफ में जब भी कोई अच्छा चेंज आता है वो उसके लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो पराशर ऋषि ने ये देखा कि आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट कहाँ से आती है? चर राशियों से। तो काल पुरुष की राशि में केंद्र में हमारी चर राशियां आती हैं, इसीलिए उन्होंने नीच भंग या किसी भी रूल, योगा के रूल को लगाने के लिए त्रिकोण राशियों को नहीं लिया। उन्होंने हमेशा 1 4 7 10 केंद्र को लिया, बिकॉज मूवमेंट आपको केंद्र में ही मिलेगा, और जब मूवमेंट होगा तो आपकी राशि मतलब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये एक पूरा श्लोक है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, जिसमें कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैं केंद्र को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि काल पुरुष में केंद्र के स्थान पे हमेशा चर राशि आएगी। अभी हम लोग आगे प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे जब, तो प्रश्न कुंडली में चर, अचर और द्विस्वभाव इसका इतना इस्तेमाल होता है ना। जैसे हम केपी की प्रश्न कुंडली करते हैं, ऐसी वैदिक की प्रश्न कुंडली होती है। वैदिक की प्रश्न कुंडली बहुत ही अलग लेवल पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ये बताने जा रहे हो कि आपको गृह प्रवेश कब करना है, ठीक है? सुनना ध्यान से। मैं एक मिनट ये चार्ट की शेयरिंग बंद कर देता हूँ। जैसे मान लो आप किसी को ये बताने जा रहे हो कि आपको गृह प्रवेश कब करना है, सोचना लॉजिकली। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम टाइम देते हैं ना मुहूर्त का, उस समय की एक कुंडली ड्रॉ करते हैं, और हम ये देखते हैं कि लग्न हमारा फिक्स राशि में आए। लग्न हमारा कहाँ पे आए? फिक्स राशि में आए। अगर लग्न उस समय मूवेबल, सपोज आपको पंडित ने एक टाइम दिया कि आप 11:15 बजे मूव इन करो 28 तारीख को, आपको क्या करना है? आप 28 तारीख को 11:15 बजे की कुंडली बना लो और देखो लग्न किस में आ रहा है, मूवेबल राशि में आ रहा है, फिक्स्ड में आ रहा है या डुअल में आ रहा है। हमेशा क्या होना चाहिए? लग्न आपका फिक्स्ड में आना चाहिए। क्यों फिक्स में आना चाहिए? क्योंकि आप एक घर में जा रहे हो, घर में आपको फिक्स होके रहना है। अगर इस समय लग्न आपका मूवेबल राशि में आ गया, मतलब इस घर में आप ज्यादा समय टिक के नहीं रह सकते हो। ये हमारी वैदिक साइंस है। फिर मान लो आप शॉप खोलने जा रहे हो, दुकान खोलने जा रहे हो, दुकान में अगर लग्न फिक्स राशि में आ गया तो क्या होगा? कस्टमर की मूवमेंट ही नहीं। तो वहां पे क्या देखना है कि लग्न हमारा मूवेबल राशि में आ जाए। इसको बोलते हैं पंचांग और मुहूर्त, ठीक है ना? आप शादी के लिए जा रहे हो, शादी के लिए 2 लोगों की आप कुंडली देख रहे हो, और आपने शादी का कोई मुहूर्त बताया, उसमें फिक्स राशि आनी चाहिए। नहीं तो क्या है, हस्बैंड भी दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है और वाइफ भी दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। तो ये मतलब है। कभी भी आप किसी की प्रश्न कुंडली लगाते हो और वो दुकान 7th हाउस अगर मूवेबल राशि में आ रही है, 7th हाउस क्या है? हमारा बिजनेस है ना, कस्टमर है, वो मूवेबल राशि में होना बहुत अच्छा है। अब जैसे राजेंद्र जी का हमने देखा 3rd हाउस में 7th राशि पड़ती है ना? 3rd हाउस क्या है? पराक्रम में, वहां पे राशि भी मूवेबल बैठ गई, मतलब अच्छा है। लेकिन अगर 3rd हाउस में किसी के फिक्स राशि बैठ जाए, उसको मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो राजेंद्र जी का पराक्रम भी है, मूवेबल राशि भी है, दोनों चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो राशि का कैरेक्टर भी पढ़ा करो कि राशि किस तरह की है। ये खाली भी जो आपने लग्न का एंड पंचांग का चीज बोला, उसमें मुझे छोटा सा कंफ्यूजन है। जैसे हाँ। पंचांग में अपन करण भी देखते हैं ना, मूवेबल करण होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी बुक्स में, तो मूवेबल शादी के लिए मूवेबल करण देखा था, क्योंकि वो हाँ। चलती रहनी चाहिए शादी। हाँ, करण में मतलब अपन फिक्स देखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा क्या? नहीं, हाँ मतलब शादी का मेरे को आइडिया नहीं, मैंने शादी का वैसे एग्जांपल दे दिया, लेकिन गृह प्रवेश का हमेशा फिक्स होना हाँ, चाहिए। नहीं, गृह प्रवेश का शादी फिक्स का है, मेरे को आइडिया नहीं है। शादी का एग्जांपल मैंने पार्टनर से लिंक कर दिया, हो सकता है शादी में मूवेबल करण ले, नो आइडिया। क्योंकि उसमें पंचांग में मूवेबल लिखा है कि शादी मूवेबल में होनी शादी चाहिए। में अलग कॉन्सेप्ट चलता हो, आई डोंट नो। लेकिन शादी में इसलिए भी मूवेबल लेते थे क्योंकि बारात जाती थी। आप एक जगह से लेके बारात दूसरी जगह जा रहे हो तो शायद मूवेबल लेते हैं, क्योंकि इट वाज लिंक टू यात्रा। पहले डोली, वहां से फिर बहू भी डोली में आएगी, यहाँ से दूल्हा भी घोड़े पे जाएगा, तो मे बी इस रीजन की वजह से होता हो।
लेकिन गृह प्रवेश के अंदर तो आपको फिक्स राशि में ही गृह प्रवेश करना है। यू कैन चैलेंज द पंडित ऑल्सो कि पंडित जी आपने 11:30 का मुहूर्त दिया है, मैंने 11:30 की कुंडली बनाई, लग्न तो यहाँ पे मूवेबल राशि में आ रहा है, क्यों मुझे आप गृह प्रवेश करा रहे हो? पंडित भी आपके चरण पकड़ लेगा कि माता बहुत कमाल चीज है, ठीक है ना। तो अभी हमारा एक टॉपिक है पंचांगन मुहूर्त, वो भी हम कवर करेंगे, और पता नहीं हमारी क्लास कितने सालों तक चलती रहेगी, भगवान ही मालिक है। आज की क्लास तो हमने अष्टक वर्ग पे निकाल दी। मुझे ना लास्ट वो अपना नवांशा का एक डाउट था, वो अभी पूछो अगर ये हो गया तो। पूछे अपन ने देखा था कि अगर लग्न का 6, 8, 12 का लॉर्ड अगर नवांशा के 6, 8 में बैठ जाता है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, बराबर? हाँ बिल्कुल सही है। पर 12th हाउस जैसे अपन बोलते हैं नवांशा में जो भी प्लैनेट वहां बैठ गया वो खत्म हो गया। तो अगर कोई 6, 8, 12 का लग्न का प्लैनेट जाके 12th में बैठ गया नवांशा में, और भले वो बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो किस वे में अपन देखेंगे? बिकॉज एक्चुअली 2 चार्ट्स कर रहे थे, सेकंड मैरिज का था, बट वो सेकंड मैरिज के प्लैनेट जाके 12th हाउस में बैठ गए जो लग्न के 6, 8 के थे, तो वो नुकसान नहीं करेंगे ज्यादा। 6, 8, 12 के 6, 8, 12 में ही बैठ गए नवमांश में। हाँ नुकसान नहीं 12th में 6, 8 में नहीं, 12th में नहीं करेंगे नुकसान। एंड अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेकंड मैरिज का क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि उनको सेकंड मैरिज करनी चाहिए कि नहीं, तो नवांशा में अपन सेकंड हाउस देखेंगे ना कि कैसा है। बट अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड ही 12th में जाके बैठा है, अच्छा नहीं है। पर और अगर वो लग्न का नवांशा का सेकंड का लॉर्ड 12th में है, लेकिन वो लग्न के 6, 8 का है, 6 का या 8 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ तो अब देखो ना, वहां पे अब सेकंड मैरिज के केस में आपको लग्न चार्ट को भूल जाना पड़ेगा। ओके, आप नवांशा का सेकंड हाउस पकड़ लिया, उसका लॉर्ड अगर 12th में चला गया तो अच्छी शादी नहीं है। अच्छा, अगर सेकंड मैरिज में सेकंड हाउस में मेलेफिक बैठे हो या बेनिफिक बैठे हो, कौन से ज्यादा बेटर होते हैं फॉर लाइक फॉर सेकंड मैरिज? बेनिफिक होना चाहिए। बेनिफिक। सेवेंथ हाउस में मेलेफिक होंगे तो पहली शादी टूटेगी, तभी दूसरी होगी। लेकिन दूसरी शादी अच्छी हो उसके लिए सेकंड हाउस में बेनिफिक होनी चाहिए। हाँ, पर ये बात सही है, अगर सेकंड का लॉर्ड 12th में आ गया तो प्रॉब्लम है। पर खुशबू जी इस पे केपी लगा दो, इस पे आप सेकंड मैरिज के लिए। अच्छा, नहीं मतलब एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, उनकी 2 चार्ट है जिनकी सेकंड मैरिज हो चुकी है। कैसी चल रही है? एक की दोनों की मतलब दिखने में तो अच्छी चल रही है, अंदर का पता नहीं है। मतलब हमारे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मिली है कि हम लोग सेकंड मैरिज, एक्चुअली मैं और चारू जी थे कि थोड़ा स्टडी करते कि कैसे तो इसका नेक्स्ट क्लास में एक बार चार्ट लगाना, ठीक है ना? लेट्स स्टडी द चार्ट। अच्छा एग्जांपल है ये। सर अगर नवांशा का सेकंड लॉर्ड अगर 12th में बैठा है तो हम ये नहीं कह सकते कि अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड होगी, अगर हम इसको बिल्कुल ही नेगेटिव ले लेते हैं, या अब्रॉड में शादी हो सकती है, मतलब पार्टनर बाहर का होगा, या मैरिज के बाद ये बाहर चले जाएंगे, इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते? फिर वो प्लैनेट कौन से वो देखना पड़ेगा ना। नवमांशा में क्या है ना, आप पैसे वैसे की बात ज्यादा करते नहीं हो। नवमांशा इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड स्पाउस। नवमांशा में आपकी जो भी प्रेडिक्शन है वो अगर शादी तक लिमिटेड रहे तो बहुत अच्छा है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि नहीं, सेकंड मैरिज आपके लिए अच्छा नहीं है। नहीं है। एक चार्ट है उसमें हम लोग ट्राई कर रहे थे समझने की, बिकॉज उनका जो फर्स्ट मैरिज है वाइफ की डेथ हो गई, इसीलिए सेकंड मैरिज की। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे उनके चार्ट से कि उनकी वाइफ की डेथ क्यों हुई, कि सेकंड मैरिज किस वे में लिखी थी। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो 7th डेथ का मतलब क्या है कि 7th हाउस का मारक कौन हुआ? 8th हाउस। और 7th का मारक कौन सा हुआ? लग्न हुआ। तो सेकंड हाउस, हाँ 2 and 7, सॉरी 2 and 7 हुआ ना। तो 7th हाउस का संबंध 8th हाउस से देखो, 7th लॉर्ड का संबंध 8th हाउस पे देखो, ठीक है ना। और नवमांशा में देखो कि 7th लॉर्ड की क्या स्थिति है नवमांशा में। नवमांशा में 7th लॉर्ड को चेक करो कि उस अगर नवमांशा में भी 7th लॉर्ड 8th में जाके बैठ गया तो ये डेथ को डिनोट करता है कि भाई खत्म हो गई शादी। तो दोनों केसेस में मतलब बहुत अच्छा ये मतलब दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट। मेरे पास भी एक चार्ट है कि वो, और फिर उसके बाद आपको दशा देखनी होगी, उनसे पूछ लो दशा किस पीरियड में डेथ हुई है। एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है रिवर्स कैलकुलेशन। आप उनसे पूछो कि वाइफ कब मरी थी और डेथ, सॉरी मरी गलत शब्द है, उनकी डेथ कब हुई थी, उसका उल्टा कैलकुलेशन करके हमें पहुंचना चाहिए, तभी सीख पाओगे आप आगे कैलकुलेशन।
7th और 8th हाउस का कनेक्शन मतलब होना जरूरी है 7th 8th का भी हो सकता है, प्लस 7 और लग्न का 7th 6th हाउस का भी हो सकता है। अच्छा ओके और 7th लॉर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, नवमांशा में भी, लग्न चार्ट में भी। और आपको चंद्र चार्ट भी चेक करना चाहिए, चंद्र कुंडली को मत भूलो। D1 में चंद्र कुंडली का मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है DC, मतलब डिविजनल चार्ट ऑफ चंद्र। D1, DC और D9, ये तीनों चार्ट्स आप स्टडी किया करो। अगर आपने चंद्र, कई बार क्या होता है ना, D1 से पता लगेगा ना D9 से, चंद्र कुंडली देखती है आपको समझ, अच्छा ये हुआ इनके साथ। तीनों चार्ट देखो, आप आदत डाल लो कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मैं तीनों चार्ट में प्लैनेट को कंफर्म नहीं कर लूंगा। तो अच्छा चार्ट है ये, लगाओ। अगर किसी की वाइफ की डेथ का चार्ट है तो देखो उसके स्पाउस का, और कैसे डेथ हुई वो भी देखो, कि मंगल का इन्फ्लुएंस था, कि राहु का था, कि शनि का था, किस पीरियड में, मतलब बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। उतना डिटेल मिलना तो मुश्किल है उनसे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी कहीं से सोर्स कराई उनसे नहीं लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी देखो एटलीस्ट लगा हाँ, के, ट्राई करते हैं। हाँ, कुछ ट्राई करो कि मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा ना कि वाइफ से बिछड़न क्यों हुआ, व्हाई दे गॉट सेपरेटेड। इतना तो है कि वाइफ के वजह से वो खुश थे दोनों, मैरिज अच्छी थी, एंड उनकी वाइफ, फर्स्ट वाइफ से बिजनेस का ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। उतना खाली इंफॉर्मेशन है, तो अभी वापस स्टडी करते हैं। बाकी आज जो एक चीज करी ना अपन ने राहु वाली, उसका मैंने बताया तो, लेकिन अगर डिटेल में बताऊं तो राहु में सूर्य की दशा थी, जो टाइम पीरियड मेरा अष्टम का आया, राहु और चंद्र से 8th सन है, उस टाइम पीरियड में चिकन पॉक्स, फ्रैक्चर, जॉ डिसलोकेशन, जॉन्डिस एंड डिप्रेशन सब हुआ उसी एग्जैक्ट उसी टाइम पीरियड में। अब एक बार रोक रहा हूं मैं आपको, सन जब भी इन्वॉल्व होता है ना, तो आपको बुखार रिलेटेड देता है। सन मंगल हमेशा आपकी बॉडी में फीवर रिलेटेड चीजें देता है। कभी अपन लता मंगेशकर का चार्ट भी लगाएंगे, उनको भी चिकन पॉक्स हुआ था और उस समय मंगल ने इफेक्ट दिया था। तो जैसे इस पीरियड में खुशबू को बहुत फीवर आता होगा, क्योंकि चिकन पॉक्स भी फीवर है, जॉन्डिस भी फीवर है ना। तो ये अब हम जो पढ़ते हैं ना, सन की कारक तत्व हीट, तो हीट बॉडी में सन कहाँ से निकाल रहा है, और अष्टम है, मतलब अचानक बीमार करेगा और लाइफ थ्रेटनिंग भी कर देगा उस पीरियड में, कि भाई ऐसा भी लग रहा होगा कि यार मैं, तो ये मतलब CS पटेल की किताबें पढ़ो। CS पटेल को जितना खरीद सकते हो ना, बेसिकली चैरिटी के लिए खरीदो। उनके जैसा एस्ट्रोलॉजर ना, वो गुमनामी में ही चला गया, वो इतना शानदार एस्ट्रोलॉजर। ही डाइड आई थिंक इन 2011, 10 and 11। उनकी बेटी को हार्ट का सर्जरी कराना था, मतलब बहुत पैसे नहीं थे, वो तो उनके स्टूडेंट्स ने पैसे दिए। तो हमारे पास एक से एक जेम है। आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, एटलीस्ट उनकी बुक्स खरीदो, क्योंकि बुक्स खरीदोगे तो उसका पैसा उनकी फैमिली को जाएगा। एंड CS पटेल ने अष्टक वर्ग पे जो काम किया ना, अब आप लोग बस दुआ करो कि मेरे को टाइम मिल जाए, मैं रोज उसके 1-2 चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, मैं इतना इंश्योर कर दूंगा कि जितना मैं अष्टक वर्ग समझ लूंगा ना, मैं सारा का सारा आपको डाउनलोड दे दूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कीपिंग एनीथिंग टू माई सेल्फ। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी आके ये बेईमानी करूंगा ना कि मेरे को, मैंने जो सीखा है ना वो चारों से छुपा लो, मैं गया, खत्म, फिनिश्ड, टाटा बाय बाय। मेरे को चारू को जितना मुझे आता है ना उससे डबल बताना है। चारू मेरे से बहुत नाराज रहती है, क्योंकि चारू को क्या है ना, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता हूँ। चारू मेरे से ऐसे अचानक पूछेगी, सन बैठा है 10th हाउस में, क्या बोलूं उसको, तो मैं अरे पहले पूछती थी, अब कहाँ पूछती हूँ, सवाल कर रहा है, इम्प्रूवमेंट है भाई, मैं चाहता पहले हूँ कि स्टार्टिंग चारू था। दिमाग लगाए कि सन है, 10th हाउस है, क्या होगा। नहीं तो मैं कभी भी चारू को सीधा आंसर नहीं देता। चारू में मेरा बहुत डिस्कशन चलता है, और ये मतलब चारू का पेशेंस है। मैं चारू से माफी भी मांगता हूँ कि कई बार ऐसा मैं मतलब थोड़ा सा डांटता भी रहता हूँ, लेकिन हमें ऐसे ही सीखना है। क्या मतलब है मैं बता दूं, अच्छा ठीक है 5th में बैठा है। अब चारू ने वीनस केतु का हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो सिंपल सी बात है, वीनस क्या है, रिलेशनशिप है, केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो ऐसा आदमी क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल के बीच में, तो सेक्सुअली उसका मन नहीं करेगा, या उसको कुछ ऐसी सेक्सुअल बीमारी हो जाएगी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा। सिंपल प्रिडिक्शन है वीनस केतु की। वीनस केतु मैरिड लाइफ के लिए बहुत खराब कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खराब है, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट एक चीज बतानी थी, आपने भी बोला इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों 1-2 चार्ट्स देखे, जेन्युइनली मेरे घर का ही केस है।
अगर शुक्र अगर सूर्य की राशि में भी बैठा हो ना, तो शुक्र खुश नहीं रहता, बिकॉज सूर्य उसको डोमिनेंस देता है और वो परेशान हो जाता है शुक्र। तो शुक्र अगर रवि की राशि में भी है या रवि के साथ भी है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, तो सिंपल है ना, देखो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है। शुक्र कैसा प्लैनेट है, जलीय प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है, वाटर है ना शुक्र। और सूर्य क्या है, अग्नि है। फायर है। दो ही चीजें होंगी, या तो अग्नि पानी को सुखा देगी या पानी अग्नि को बुझा देगी। तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ये। और वैसे भी शुक्र क्या है, मौज मस्ती। रात को पार्टी करें, ढिंचिक 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 चल रहा है, बियर मार रहे हैं, बिस्की मार रहे हैं, वो सुल्फा गांजा चल रहा है। और सूर्य क्या है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राजा है, वो हमेशा दबा के रखेगा। क्या हो रहा है भैया? तो ऐसे करके मतलब, एंड लुक एट चार्ट्स, रोज 10 चार्ट पढ़ो, नहीं समझ में आया तब भी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहानियां सुनो। जैसे आज आपको मैंने एक रूल दिया राहु वाला, इसको नोट करो और इसको लोगों की कुंडलियों में लगाओ। आप देखो कोई राहु की महादशा निकल गई, उस आदमी को पिन पॉइंट करके पूछो, सर एक बात बताना, ये 2 साल में आपके साथ क्या हुआ। काफी जैसे कल्पना जी के चार्ट पे बहुत डरते डरते लगाया मैंने, लेकिन कल्पना जी कंफर्म्ड एवरीथिंग कि पता नहीं, कल्पना जी ने एक लास्ट में भी लाइन बोली ना बहुत अच्छी, कि पता नहीं हमें क्या फियर दिमाग में आ गया, हमने कहा अरे ये होने, हमने बेच दिया, उसके बाद हमें 1 CR का नुकसान हो गया। बैठे बैठाए माथा फोड़ी बिना मतलब की। आज वो प्रॉपर्टी होती तो पता नहीं कितने की होती, लेकिन उस टाइम आ गया मेरे दिमाग में मूर्खता। यार 1 करोड़ का नुकसान हो गया। यार सोच कभी लिया होगा किसी से उधार, वो चुकता होगा, तब होगी बात। लेकिन now don't even think about, neither me nor my husband, we don't even talk about that. I'll stop the No, recording. that's a way to take it. कुछ हुआ होगा। चलो मैं अब लेट्स एंड द क्लास, मुझे अब आज वृंदावन निकलना है, बहुत दिनों